स्टोरी की शुरुआत में हमें एक सेक्ट को दिखाया जाता है और इस सेक्ट का नाम ब्लू क्लाउड सेक्ट होता है। और अब स्टोरी लाइनर हमें बताता है कि इस सेक्ट के अंदर एंटर करने के बाद हमें इस सेक्ट के अंदर कई सारे डिसाइपल्स देखने को मिलेंगे जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं अपने आप को इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीन बनाने के लिए, ताकि वो अपने भाग्य को अपने हाथों से लिख सके और एक दिन इस वर्ल्ड पे राज कर सके। और अब सीन चेंज होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का बेड पर लेटा हुआ होता है और उसकी आंखें भी बंद होती है और उसी बेड पर एक लड़की बैठी हुई होती है जो उस लड़के को देखकर रो रही होती है और रोते हुए उस लड़के से कहती है कि सावचेन, उन्होंने कहा है कि तुम्हारे बॉडी के सारे विंग्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं और इसके साथ ही तुमने अपना QI भी खो दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम्हारा बचना मुश्किल है। और फिर वो लड़की उस लड़के के फेस को टच करते हुए कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन जरूर उठोगे और जिन्होंने भी तुम्हें मारने की कोशिश की वो जरूर तुमसे जलते होंगे क्योंकि तुमने इनकॉर्सन रिलम के 10th लेवल को अचीव कर लिया था और बस तुम कुछ ही स्टेप दूर थे थियोर्जी रिलम को पाने के लिए। और इसके बाद तुम्हारा फ्यूचर भी बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता और तुम एक ट्रू डिसाइपल बन जाते। और फिर वो लड़की गुस्से में एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है कि जिन्होंने भी तुम्हें मारने की कोशिश की उनमें से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी और मैं ग्रैंड मास्टर से कह के तुम्हें जस्टिस दिलवाऊंगी। और ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और अब उस लड़की के जाते ही हम देखते हैं कि उस लड़के को कुछ होने लगता है और उस लड़के के आसपास एक पिंक कलर की लाइट चमकने लगती है और फिर वो लड़का अचानक से अपनी आंखें खोल देता है और उठ के बैठ जाता है और फिर वो अपने आप से कहता है कि क्या मुझे ट्रायल ऑफ थंडर ने किल नहीं किया। और फिर वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि नहीं, ये तो मेरी बॉडी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब मैं मर रहा था तो मेरी डिवाइन इस बच्चे के शरीर में आ गया। और फिर वो अपने साथ हुए हादसों को याद करने लगता है और फिर वो बताने लगता है कि हेवन में मौजूद जितने भी सुप्रीम लॉर्ड थे मैं उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल था और एक दिन जब मैं अपने पावर के मैक्सिमम लेवल को पाने वाला था और तभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने ही मेरे साथ गद्दारी कर दी और मुझे पीछे से तलवार घोंप दिया। लेकिन किस्मत से मेरे मरने से पहले ही मेरी पावरफुल डिवाइन को एक अधमरे बच्चे का शरीर मिल गया था और मेरी डिवाइन स्पिरिट इसी बच्चे के शरीर में समा गई। और फिर वो आगे कहता है कि अगर मैं अभी भी कल्टीवेशन कर पाऊँ तो मैं फिर से एक सुप्रीम लॉर्ड बन सकता हूँ और मेरे दोस्तों ने जो मेरे साथ किया है उसका बदला तो मैं जाके हेवन में जरूर लूंगा। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड उस बच्चे की बॉडी को देखते हुए सोचने लगता है कि इस बच्चे ने अपनी सारी कल्टीवेशन स्किल खो दी है और इस बच्चे का इंटरनल पार्ट्स भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। लेकिन किस्मत से अभी भी इस बच्चे का बॉडी एंशिएंट टेम्परिंग मेथड के लिए सुटेबल है। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं अभी भी अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मुझे ये कल्टीवेशन अपने पुराने तरीके से ही करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि उस लड़के के शरीर से एक एनर्जी बॉल निकलती है और अब उस एनर्जी बॉल को देखकर वो सुप्रीम लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बच्चे के शरीर में एक थियोर्जी स्टोन होगा। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अब मेरे लेवल्स को बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अब मेरे पास ये थियोर्जी स्टोन है, तो मैं 3 लेवल पे तो ऐसे ही पहुंच गया। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड बताता है कि कल्टीवेशन के 16 लेवल और 4 स्टेज होते हैं और बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास जन्म से ही थियोर्जी पावर्स होती है और जो अपनी पावर्स को थियोर्जी रिलम के द्वारा कल्टीवेट करते हैं उनके पास 2 तरह की डिवाइन पावर्स आ जाती है और उनकी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो जाती है। लेकिन इन पावर्स को कंज्यूम कर पाना सबकी बस की बात नहीं है, यहाँ तक कि हेवनली रिलम के वॉरियर्स भी इन पावर को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो सुप्रीम लॉर्ड मेडिटेट करने की पोजीशन में बैठ जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि चूंकि अब मेरे पास ये थियोर्जी स्टोन है तो मैं इस वर्ल्ड के सारे कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करने की क्षमता रखता हूँ। और अब हम देखते हैं कि वो सुप्रीम लॉर्ड मेडिटेट करना शुरू कर देता है और अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने लगता है और जैसे ही मेडिटेट खत्म होता है उसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार ही बॉडी टेम्परिंग मंत्र का उपयोग किया है और मेरी कल्टीवेशन इनकॉर्सन लेवल के 10th लेवल तक पहुंच गई है। और अब वो अपने दोस्त को याद करते हुए कहता है कि लियोफी, तुम मेरा हेवन वे वेट करना। और सुप्रीम लॉर्ड ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ लड़के किसी और लड़के को बधाई दे रहे होते हैं और कहते हैं कि जूनियर फी, चूंकि अब तुम इंटरनल डिसाइपल बन चुके हो तो अब ये तुम्हारा घर हो जाएगा क्योंकि हमने सुना है कि सीनियर सावचेन ने अपनी सारी स्किल्स को खो दिया है। जिस पर ल्यूफी पूरे एटीट्यूड में कहता है कि तुम्हें उसे सीनियर बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसने अपनी सारी कल्टीवेशन स्किल और शक्तियों को खो दिया है और जिसकी वजह से वो इंटरनल डिसाइपल के नीचे डिमोट कर दिया गया है और अब वो बाकी यूजलेस डिसाइपल की तरह ही बन गया है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब यहाँ का सीनियर मैं हूँ। और अब इतना कहते ही वो लड़का हंसने लगता है और अब हम देखते हैं कि सारे लड़के सावचेन के रूम में घुस जाते हैं और अब वो लड़का जिसका नाम लियो फेंग होता है वो सावचेन को देखते हुए कहता है कि तुम अभी भी यहीं पर हो। जिस पर सावचेन कहता है कि तुम लोग अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ वरना मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। जिस पर लियो फेंग कहता है कि एल्डर फेंग ने तुम्हें तुम्हारे टाइटल से रिमूव कर दिया है और अब तुम एक इंटरनल डिसाइपल नहीं हो और अगर फिर भी तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो बाहर चलो और सबके सामने मुझसे फाइट करो और अपने टाइटल को फिर से वापस ले लो। और अब हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सारे लोग साव
साव चैन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे थे और सारे लोग सोच रहे थे कि ये आखिरकार उठ कैसे गया। इसके बॉडी का तो लगभग हर एक पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था और अब सुप्रीम लॉर्ड को भी समझ में आ गया था कि इस बच्चे के साथ किसी की भी नहीं बनती है। और अब लियो फेंग साव चैन के सामने आता है और कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इस सेक्ट के टॉप 5 स्टूडेंट की गिनती में आते हो? तुम बस अब एक यूजलेस हो। और अब हम देखते हैं कि पीछे से लियो फेंग के दोस्त लियो फेंग से कहते हैं कि भाई ध्यान से कहीं ये मरवर न जाए वरना जूनियर जिंग मैंग तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और अब जूनियर जिंग मैंग का नाम सुनते ही सुप्रीम लॉर्ड सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है। और फिर साव चैन के माइंड से उसे याद आता है कि आज से 5 साल पहले इस लड़के ने उस लड़की को एक भालू से बचाया था जब वो लड़की 10 साल की थी और साव चैन 13 साल का। और तभी से ही जिंग मैंग साव चैन को पसंद करने लगी थी। और साव चैन ने भी जिंग मैंग से वादा किया था कि जब मैं एक दिन ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और अब हम देखते हैं कि लियो फेंग ये सोचते हुए कि जब साव चैन मर जाएगा तो मैं जिंग मैंग को इम्प्रेस कर लूंगा। और यही सोचते हुए वो सीधे साव चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि साव चैन के शरीर में सुप्रीम लॉर्ड की आत्मा है और साव चैन के एक ही पंच में वो सीधे दीवार से जाके टकरा जाता है। और अब ये देखने के बाद वहाँ पे मौजूद लोगों को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और सारे लोग कहने लगते हैं कि क्या साव चैन ने अपनी कल्टीवेशन को नहीं खोया है और क्या वो उतने दिनों से नाटक कर रहा था ये जानने के लिए कि आखिरकार उसके ऊपर हमला किया किसने था। और अब सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि तो अब अगला कौन है तुम। और अब लियो फेंग के सारे दोस्त साव चैन के सामने माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, हम सच में नहीं जानते हैं कि आपके ऊपर किसने अटैक किया था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़का अपने ग्रुप के साथ आ रहा होता है और कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तब वहाँ पे मौजूद एक लड़का कहता है कि सीनियर लुहान, दरअसल सीनियर साव चैन ने आपके भाई को पीट दिया है। और अब ये सुनते ही लुहान सीधे अपने भाई के पास जाता है और उसकी नब्ज को चेक करता है। और अब गुस्से से खड़े होते हुए साव चैन से कहता है कि साव चैन तुमने मेरे भाई के इंटरनल पार्ट्स को डैमेज किया है जिसकी वजह से उसकी विंग्स डैमेज हो गई है और अब उसका कल्टीवेशन भी ड्रॉप हो चुका है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसे ट्रीट करने की, और इसके लिए मैं तुम्हें मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। जिस पर साव चैन भी मजे लेते हुए कहता है कि अच्छा मरते दम तक, तो मेरे ख्याल से तुम्हें मरना होगा। और ये सुनते ही लुहान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। और अब उसके मार्शल सोल को देखने के बाद साव चैन भी अपने बोन ब्रेकिंग पाल्म का यूज करता है और उसके मार्शल सोल को दबा देता है। और अब इसके बाद सीधे साव चैन लुहान को पकड़ता है और उसको उसके ही बॉडी पार्ट्स में फंसा देता है। और ये सीन काफी ज्यादा फनी था। और अब साव चैन की इस स्किल को देखने के बाद सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं कि साव चैन ने अभी अभी कौन सी स्किल का यूज किया और भला लुहान इतनी आसानी से साव चैन से कैसे हार सकता है, क्योंकि पावर्स के मामले में तो दोनों इक्वल हैं। और अब हम देखते हैं कि लुहान अपने पोजीशन से हिल भी नहीं पा रहा था। और अब साव चैन बहुत ही फनी तरीके से उसके सामने बैठता है और कहता है कि तो तुमने मुझे क्या कहा था कि जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे, तो अब मेरे ख्याल से तुम मरने के बाद मुझे जरूर माफ कर दोगे। और अब ये सुनने के बाद लुहान के पसीने छूटने लगते हैं और फिर वो कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें जिंग मैंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन एक शर्त में, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो। और अब ये सुनने के बाद साव चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार की बार्गेनिंग करना पसंद नहीं। और अब साव चैन को इतने गुस्से में देखने के बाद सीधे लुहान अपना मुंह खोलना शुरू कर देता है और फिर वो कहता है कि आज बहुत से पावरफुल पीपल यहाँ पर आए थे और उन्होंने जिंग मैंग को अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे। जिस पर साव चैन कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तब लुहान कहता है कि मुझे उतनी डिटेल में सारी बातें तो नहीं पता, लेकिन यहाँ तक कि एल्डर और मास्टर भी उन लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। और अब इतना सुनने के बाद साव चैन कहता है कि चलो इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ और दोबारा मेरे सामने कभी भी मत आना। और अब इतना कहते ही साव चैन सीधे जिंग मैंग के पास जाने लगता है। और अब भागते भागते सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि मेरे ख्याल से इसकी लवर ने बहुत सारे सीक्रेट छुपा के रखे होंगे। और फिर सुप्रीम लॉर्ड सियो चैन के बॉडी से कहता है टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे होते हुए उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं कि भागते भागते सियो चैन के शरीर से ब्लैक कलर का धुआं निकलने लगता है। और अब उस स्मोक को देखते ही सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि मेरे ख्याल से इस बॉडी की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म होने लगी है। और अब सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि साव चैन तुम अब रेस्ट करो और अभी और अब से मैं ही साव चैन हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हमें लुहान को दिखाया जाता है जो अपने ब्रदर को एक पिल खिला रहा था। और अब लुहान बहुत ही गुस्से में कहता है कि साव चैन तुम अभी बस इनकारनेशन रिलम पे हो और जिनसे तुम भिड़ने जा रहे हो वो सारे थियोरजी रिलम के वॉरियर हैं और जैसे ही तुम उन लोगों के पास जाओगे तुम्हें मौत के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बड़े से हॉल में बहुत सारे एल्डर और मास्टर बैठे हुए होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक एल्डर खड़ा होता है और कहता है कि दुन सिनलिंग तुमने अभी तक जिंग मैंग को क्यों नहीं बुलाया है। जिस पर दुन सिनलिंग कहते हैं कि रिलैक्स मास्टर हाओ, जिन मैंग बहुत ही जल्दी यहाँ पर आती होगी। और अब मास्टर हाओ को ऐसे गुस्सा होते हुए देखकर स्कॉचिंग सेट की लेडी कहती है कि मास्टर हाओ को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जिन मैंग को यही लेकर जाएंगे और यहाँ पर बाकी के एल्डर्स तो झक मारने के लिए आए हैं। और अब उस लेडी एल्डर की बात सुनने के बाद मास्टर हाओ को भी गुस्सा आ जाता है और अब वो उस लेडी से कहते हैं कि हमें किसी चीज को पाने के लिए कोई गलत काम नहीं करना पड़ता है तुम लोगों की तरह। जिस पर वो लेडी एल्डर भी कहती है कि इसमें गलत क्या है, मैन और वुमेन के बीच में लव होना तो सिंपल सी बात है और ये तो नेचर का खेल है, फिर तुम्हें इससे जलन क्यों हो रही है। और अगर तुमने दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो
मैं तुमसे लड़ने से नहीं डरती हूँ। जिस पर मास्टर हाउ भी कहते हैं कि मैंने कौन सी चूड़ियां पहनी है, मैं भी तुमसे लड़ने से नहीं डरता हूँ। और अब दोनों अपनी अपनी मार्शल सोल को निकाल कर एक दूसरे से लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी एक आदमी उन्हें रोक लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम लोग अपनी जगह पे नहीं बैठे तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। और अब वो बूढ़ा एल्डर सीधे दुन सिंगलिंग से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मजाक करने के लिए हमें बुलाए हो। जिस पर दुन सिंगलिंग कहता है कि नहीं नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पर पधारे हैं और ब्लू क्लाउड सेक्ट के लोगों को ये मौका मिला है कि आप लोगों की खातिरदारी कर पाए। फिर वो बूढ़ा एल्डर कहता है कि हमारे लिए जिनमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर वो हमारे साथ प्यार से नहीं गई तो हमें उसे फोर्सफुली यहाँ से ले जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई भी उसके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। और इतना कहते ही वो सीधे ब्लू क्लाउड सेक्ट के मास्टर को एक टोकन देता है और अब दुन सिंगलिंग उस मेडल को देखते हुए कहता है कि ये तो हेवनली स्वॉर्ड मेडल है। और अब वो एल्डर कहता है कि जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो तब तुम इस टोकन की मदद से हमसे मदद मांग सकते हो और इसे तुम एज अ कंपेंसेशन की तरह रख लो ताकि हम जिंगमिंग को यहाँ से ले जा सके। और तभी ब्लू सेक्ट का एक नौकर कहता है कि जिंगमिंग यहाँ पर आ गई है और अब सारे लोग आंखें फाड़ फाड़ के जिंगमिंग को देखने लगते हैं क्योंकि लुक के मामले में जिंगमिंग बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। और अब जिंगमिंग आती है और अपने ब्लू क्लाउड सेक्ट के मास्टर को ग्रीट करती है, जिस पर उसके मास्टर बाकी लोगों को भी ग्रीट करने के लिए जिंगमिंग से कहते हैं। और अब जिंगमिंग भी बारी बारी सारे लोगों को ग्रीट करती है। और अब जिंगमिंग अपने मास्टर से पूछती है कि मास्टर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जिस पर उसके मास्टर जिंगमिंग को बताते हैं कि यहाँ पर ये सारे लोग अलग अलग क्लैन से आए हैं और इन सारे क्लैन्स के लोग तुम्हें यहाँ से अडॉप्ट करना चाहते हैं और इनमें से हर क्लैन तुम्हें अपनाना चाहता है। और ये सुनने के बाद जिंगमिंग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि क्या ये लोग मुझे यहाँ से ले जाएंगे। और अब मास्टर हाउ कहते हैं कि बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हो क्योंकि हम में से इतने पावरफुल क्लैन के लोग सिर्फ तुम्हें यहाँ पर लेने आए हैं और ये मौका लाखों करोड़ों में सिर्फ एक को मिलता है। और अब थोड़ा घबराते हुए जिंगमिंग पूछती है कि क्या मैं अपने साथ शाओ चैन को भी ले जा सकती हूँ। और ये सुनने के बाद हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिंगमिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि नादान बच्ची, हमने तुम्हें मौका दिया क्योंकि ये तुम्हारा लक था और अब तुम चाहती हो कि हम उस बेकार इंसान को अपनी जैसे पावरफुल सेक्ट में कोई जगह दें। और अब शाओ चैन के बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद जिंगमिंग को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहती है कि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ उनमें से शाओ चैन सबसे ज्यादा टैलेंटेड और हम्बल पर्सन है और मैं ऐसे क्लैन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली जो शाओ चैन की इज्जत नहीं करता हो। और अब वो एल्डर कहते हैं कि बच्ची तुम अपनी हद में रहो। जिस पर जिंगमिंग कहती है कि जो बात है वो क्लियर है, मैं बिना शाओ चैन के यहाँ से नहीं जाने वाली। और अब इतना सुनते ही उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो एक स्पेल पढ़ने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बीम उस जगह पे गिरने लगती है। और अब हमें उस हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड दौड़ते हुए जा रहा होता है और उस एनर्जी बीम को देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। और उसके बाद फिर वो अपनी फुल स्पीड में दौड़ते हुए जाने लगते हैं। और अब वो एल्डर जिंगमिंग से कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ इस तरह एरोगेंट तरीके से बात करोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचाएगा। और अब हम देखते हैं कि जिंगमिंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और अब जिंगमिंग की ऐसी हालत देखने के बाद ब्लू क्लाउड सेक्ट के मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट है और सामने जो एल्डर खड़े हैं वो कई गुना ज्यादा इन सबसे पावरफुल है। और अब जिंगमिंग के मुंह से खून भी आने लगता है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि मैं शाओ चैन को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। जिस पर वो एल्डर कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें यहीं पे मार देता हूँ। और अब बाकी के सेक्ट मास्टर भी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो सिर्फ अभी एक बच्ची है, लेकिन फिर भी वो एल्डर अपने स्पेल को जिंगमिंग के ऊपर डाल ही देता है। और अब उस स्पेल को देखने के बाद ब्लू क्लाउड सेक्ट का मास्टर कहता है ये तो सोल कैप्चरिंग स्पेल था। और अब बाकी के लोग भी सोल कैप्चरिंग स्पेल का नाम सुनकर ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये स्पेल तो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और अब ये देखने के बाद ब्लू सेक्ट के मास्टर से भी नहीं रहा जाता और कहता है कि पवेलियन मास्टर, तुम्हें ये करने का कोई भी अधिकार नहीं था। जिंगमिंग ब्लू क्लाउड सेक्ट की डिसाइपल है। जिस पर वो एल्डर भी कहता है कि मैंने ये अपने रीजन से किया है और ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। और फिर वो एल्डर कहता है कि मैं काफी देर से यहाँ पर रुक चुका हूँ और अब मुझे जाना चाहिए। और ये कहकर वो जिंगमिंग को लेकर जाने लगता है। और अब जिंगमिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो उस एल्डर के कंट्रोल में है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होता है हमारे सुप्रीम लॉर्ड का। और अब सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पे पहुँचते ही कहता है कि कोई भी मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं हिलेगा और जो फिर भी यहाँ से जाने की हिम्मत करते हैं वो मुझसे भीड़ के जाए। और फिर सुप्रीम लॉर्ड के इसी शानदार डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, आज जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है उसको मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और आज मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुशनसीब महसूस करता हूँ कि आप जैसे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे एकदम से भाइयों वाली फीलिंग आ रही थी और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और बस आप लोग मुझे ऑर्डर करते जाएं कि आप लोगों को कौन सी सीरीज चाहिए, मैं उन सारे सीरीज को एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड सेक्ट का वो एल्डर सीधे जिंगमिंग को लेकर वहाँ से जाने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वो एल्डर वहाँ से चला जाता सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पर पहुँच जाता है और चिल्लाते हुए सबके सामने कहता है कि कोई भी यहाँ से मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलेगा। और अब हम देखते हैं कि जिंगमिंग जैसे ही सावचेन का ये किया कैसे, क्योंकि इस स्पेल को तो वो भी इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता जिसने इस स्पेल को क्रिएट किया हो। और अब वो लेडी एल्डर भी सोचने लगती है, भी उनके इस अटैक को रोकना चाहते थे, लेकिन बाकी के एल्डर उनको रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि दुन सिंगलिंग पागल मत बनो, एक बच्चे के लिए तुम अपने सेक्ट को भी खो दोगे और तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि स्वॉर्ड सेक्ट के लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और अब हम देखते हैं कि उस एल्डर का वार सावचेन की तरफ आ रहा था और सावचेन उसे देखकर हंस रहा था। और अब हमें ब्लू क्लाउड सेक्ट के हॉल को बाहर से दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं था। और अब जैसे ही चारों तरफ से धुआं हटता है हम देखते हैं कि सावचेन का एक बाल भी बांका नहीं होता है और सावचेन कह रहा होता है कि कमजोरी है तो बहुत ही ज्यादा कमजोर अटैक था। और फिर वो स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पावर्स भी ओल्ड हो गए हैं, चलो मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, तुम मुझे अपने सबसे पावरफुल अटैक को दिखाओ। और फिर सुप्रीम लॉर्ड सोचने लगता है कि बॉडी टेम्परिंग मंत्रा पहले के मुकाबले और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि इसका ये अटैक तो मेरा डिफेंस भी ब्रेक नहीं कर पाया। और ये आदमी खुद को इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल आदमी कहता है। और अब हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेक्ट के देख लो यही है इनका थियोलॉजी लेवल। और अब वो एल्डर सीधे दुन सिंगलिंग की ओर देखते हैं और कहते हैं कि दुन सिंगलिंग क्या तुम मुझे नाराज करना चाहते हो? जिस पर दुन सिंगलिंग एकदम से चालाकी से बात करते हुए कहता है कि नहीं नहीं सर, मुझे तो ऐसा डर लग रहा था कि कहीं आप सावचेन को मार ना दे और इसीलिए मैंने आपके अटैक को रोका। सर मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, प्लीज आप मेरे साथ ऑफ हैंड मत होना। और अब वो सावचेन से कहते हैं कि सावचेन चलो पवेलियन मास्टर के सामने माफी मांगो। और अब ये सुनने के बाद सावचेन कहता है कि क्या आप मुझे ही माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, बस आप सपने देखिए। और अब पीछे से जिंगमिंग सावचेन का हाथ पकड़ लेती है, जिस पर सावचेन जिंगमिंग से कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरी मर्जी के बगैर तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं ले जा पाएगा। और अब सावचेन जिंगमिंग का हाथ पकड़ता है और सीधे उसे वहाँ से उड़ा के ले जाता है। और इधर पवेलियन मास्टर रोको उसे करते रह जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि सावचेन और जिंगमिंग को पकड़ने के लिए सभी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पवेलियन मास्टर किसी बड़ी एनर्जी को महसूस करते हैं और उन्हें एक आवाज भी सुनाई देती है जो कहता है कि कितने कमजोर लोग हैं यहाँ। और पवेलियन मास्टर कहता है कि जो कोई भी है सामने आके बात करो मर्दों की तरह। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पवेलियन मास्टर के ऊपर एक थंडर स्ट्राइक गिर जाता है, जिसके कारण पवेलियन मास्टर का वहीं पे चूरन बन जाता है। लेकिन सुप्रीम लॉर्ड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि कितनी खराब आतिशबाजी थी। लेकिन इधर सारे एल्डर्स के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है और वो कहते हैं कि अभी अभी इस लाइट ने पवेलियन मास्टर को राख बना दिया, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि आसमान में दो लॉर्ड आपस में बात कर रहे होते हैं कि जिनको रिलम तो सच में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि मुझे सच में ऐसा नहीं लगा था कि बस वो एल्डर एक थंडर स्ट्राइक से ही राख हो जाएगा। और फिर वो एक चुटकी बजाता है और अपने मैजिक से वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को बेहोश करने लगता है। और फिर वो अपनी दोस्त से कहता है कि मास्टर ने हम दोनों को यहाँ पर क्यों भेजा, इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी थियोलॉजी लेवल पे ही है और मास्टर ने जो हमें काम दिया है उसे तो हम में से कोई एक भी कर सकता था। और अब उसके साथ जो लड़की थी वो कहती है कि क्या तुम जिनू रिलम के एम्परर से नहीं डरते? तब वो लड़का कहता है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है, हमारे मास्टर एक सेमी गॉड है और उनके सामने तो ऐसे एम्परर बस एक मास्टर है। और तब वो लड़की कहती है कि देखना एक दिन तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबेगा। और तब वो लड़का कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि इस रिलम में कोई ऐसा होगा जो मुझे मार सके? वो लड़की कहती है कि यहाँ तक आने के लिए हमने अपने बहुत से पावर को खर्च कर दिया है और हम बस अभी भी थियोलॉजी लेवल पे हैं, तो इसीलिए अगर यहाँ पर किसी के पास मास्टर लेवल की शक्तियाँ होंगी तो वो हमें मारने की पूरी काबिलियत रखता है। और अब उनके पावरफुल ऑरा को महसूस करने के बाद ब्लू क्लाउड सेक्ट का जो मेन चीफ होता है उसे भी पता लग जाता है और वो भी बाहर आता है और सीधे उन दोनों से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों कौन हो, जिस पर वो लड़की बस एक ही अटैक से उस चीफ को भी घायल कर देती है। और अब ब्लू क्लाउड सेक्ट का चीफ कहता है कि आखिरकार ये दोनों कौन है जो इतने ज्यादा पावरफुल है कि उनके बस एक ही वार से मैं इतना ज्यादा घायल हो गया हूँ। और अब वो चीफ कहता है कि मेरे ख्याल से ये लोग जरूर जिंगमिंग को ही लेने के लिए आए हैं। और अब वो लड़का जिंगमिंग से कहता है कि जिंगमिंग तुम हम में से एक हो, इसलिए चलो तुम अब हमारे साथ आओ। जिस पर दिन सिंगलिंग पूछता है कि क्या मैं आप लोगों का नाम जान सकता हूँ और क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग किस सेक्ट से ताल्लुकात रखते हैं? जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम हमारा नाम जान सको। और बस उस लड़की यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस जिन्होंने भी ये सीरीज मुझे रिकमेंड की थी उनके लिए 21 तोपों की सलामी तो बनती है, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी स्टोरी को एक्सप्लेन किया है उनमें से अब ये मेरा फेवरेट बनने लगा है और उम्मीद है कि आपको भी ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होगी। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगमिंग को ले जाने के लिए दो पावरफुल गॉड लेवल के वॉरियर आए हुए थे और वो जिंगमिंग को ले ही जाने वाले थे, तभी सुप्रीम लॉर्ड उन्हें रोक लेता है, जिसके कारण उस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर वो सावचेन से कहता है कि बच्चे अब तुम मरोगे। और फिर वो आगे कहता है कि बच्चे माना कि तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत रखते हो, लेकिन फिर भी अगर मैं सिर्फ अपने आधे पावर को भी यूज करूँ तो तुम जैसे मामूली इंसान को मारने के लिए मेरा ऑरा ही काफी होगा और मैं पलक झपकते ही तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। और अब सुप्रीम लॉर्ड भी उसके ऑरा को देखकर समझ जाता है कि इसने थियोलॉजी लेवल को रीच कर लिया है। और अब सुप्रीम लॉर्ड
सावचन के बॉडी के बारे में सोचता है और कहता है कि इस बॉडी के कारण तो मैं अभी शुरुआती लेवल पर हूँ और मेरी मंत्र चक्र की डिफेंस भी इसे नहीं रोक पाएगी। और अब वो आदमी सावचन से कहता है कि बच्चे क्या हुआ, तुम डर गए? और अब वो सावचन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जैसे मामूली इंसान को थियोरजी लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 से 20 साल का समय लग जाएगा, लेकिन तुम मेरे पावरफुल ऑरा के सामने भी खड़े रहने की हिम्मत कर पा रहे हो। इससे मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ और इसीलिए जब तुम थियोरजी लेवल पर पहुंच जाओ तब तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हें अपने जियांग फैमिली में एज अ सर्वेंट रख लूंगा। और अब उस आदमी की बातें सुनने के बाद सुप्रीम लॉर्ड भी बड़े एटीट्यूड में कहता है कि क्या जियांग फैमिली इस लायक है कि मैं उनका नौकर बन पाऊं। और अब उस आदमी के साथ आई हुई लड़की कहती है कि तुम इससे क्यों बातें कर रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी अपने काम को खत्म कर। पोटेंशियल में आ जाता है और सावचन की तरफ पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल फोर्सों को भेज देता है। और अब सावचन को छोड़कर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे तो इधर उधर हवा में उड़ने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि वो लेडी की वाह क्या कोइंसिडेंट है। और अब सुप्रीम लॉर्ड उस आदमी के सारे थंडर पावर को अपने स्टोन में कैप्चर करने लगता है। और अब ये देखने के बाद उस आदमी को तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और कहता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, इतने पावरफुल थंडर स्ट्राइक की वजह से तो इस लड़के को अभी तक धूल बन जाना चाहिए था। और अब ये देखने के बाद वो लेडी भी कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। और अब वो आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये बच्चा ऐसे नहीं मानने वाला। और इस बार वो अपने थंडर स्ट्राइक को फुल पोटेंशियल के साथ सावचन के ऊपर गिराता है। और अब इतनी बड़ी गॉड लेवल की थंडर स्ट्राइक पड़ने के बाद सावचन के बॉडी में मौजूद थियोरजी स्टोन एक्टिवेट हो जाती है। और अब सुप्रीम लॉर्ड भी कहता है कि बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से अब मेरा स्टोन पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और अब तो हेवेंस के सुप्रीम भी मुझसे इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। और अब मैं अपने थियोरजी पावर और मार्शल आर्ट स्किल को मिक्स कर सकता हूँ और दोनों को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता हूँ। और अब तो मैं इस थियोरजी की पावर से एक नई बॉडी को भी क्रिएट कर सकता हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी ब्लड लाइन और बॉडी कहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई है। और फिर वो कहता है कि द किंग ऑफ डिमन दाओ इसी पावर की मदद से किंग रिलम में होते हुए भी सुप्रीम रिलम के वॉरियर से फाइट करने की क्षमता रखता है। और अब हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और उस आदमी को लगता है कि सावचन मर चुका है। और अब वो आदमी अपने हाथों को झाड़ता हुआ कहता है कि हाँ सच में वो बच्चा थोड़ा टैलेंटेड था। और अब ये देखने के बाद जिंगमिंग को भी बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और उसे भी लगता है कि सावचन मर चुका है और वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। और अब उसके पास वो लेडी आती है और कहती है कि तुम उस लड़के को काफी ज्यादा पसंद करती हो, लेकिन इस रिलम का कोई भी आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। और जब तुम इन सारी बातों को समझने लगोगी तब तुम्हें पता चल जाएगा कि सावचन कुछ भी नहीं था तुम्हारे लिए। और फिर इतना कहने के बाद वो लेडी जी बाल भी बांका नहीं हुआ है। और अब उस आदमी को भी समझ में आ जाता है कि सामने जो बच्चा खड़ा है उसके पास बहुत सी सारी मिस्टीरियस पावर मौजूद है और इसीलिए अब वो सावचन को हल्के में ना लेते हुए अपने स्पेयर को बुला लेता है। और फिर सावचन से कहता है कि बच्चे ये मेरा सेकंड थियोरजी है और इसका नाम ओवरलोडेड स्पेयर है और ये हथियार सिर्फ मारने के लिए बनी है। और अब इतना कहते ही वो अपने स्पेयर को सीधे सावचन की तरफ फेंक देता है और फिर कहता है कि बच्चे भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। और अब सुप्रीम लॉर्ड उसके इस मूव को देखने के बाद कहता है कि हाँ ये मूव अच्छा है। और अब हमारा सुप्रीम लॉर्ड भी हेवनली डीमन पंच का उपयोग करता है और कहता है कि इससे काम बन जाएगा। और अब हम देखते हैं कि उस आदमी का स्पेयर और सावचन का पंच आपस में दोनों टकरा जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि उस आदमी के कदम पीछे खिसकने लगते हैं और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। और अब उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे एक बच्चे ने इंजर्ड कर दिया है। और अब सुप्रीम लॉर्ड मुस्कुराते हुए सोचता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि थियोरजी स्टोन और मार्शल आर्ट की पावर को कंबाइन करने के बाद मेरे अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और अब वो लेडी जाके उस आदमी को उठाती है और कहती है कि जैसा ये बाहर से दिख रहा है वैसा वो है नहीं और इसीलिए हमें इस बच्चे को ज्यादा मौका नहीं देना चाहिए और जल्द से जल्द इस बच्चे को मार देना चाहिए। जिस पर वो आदमी कहता है कि इस बच्चे ने अभी अभी जिस मूव का उपयोग किया वो अर्थ लेवल का मूव था और ये मूव काफी ज्यादा रेयर पाया जाता है। और अब भले ही हम दोनों क्यों ना इस लड़के से फाइट करें लेकिन हम दोनों इससे नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ये लड़का भले ही इनकार्सन लेवल पे हो लेकिन इसके पास मास्टर लेवल की स्किल है। और अब उस लेडी को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर करे तो करे क्या। और वो सीधे सावचन से पूछती है कि तुम हो कौन। और अब सावचन उसी आदमी के स्टाइल में कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम ये जान सको कि मैं कौन हूँ। और अब सावचन का जवाब सुनने के बाद वो आदमी हंसते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे इंजर्ड कर सकते हो यानी तुम मेरे ही लेवल के आदमी हो और आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। और इतना कहते ही वो अपने ओवरलोडेड स्पेयर का सेकंड मूव सावचन की ओर भेज देता है। और अब सावचन उस मूव को देखने के बाद कहता है कि चलो ट्राई किया जाए कि मेरा बॉडी कितना ज्यादा पावरफुल है। और इस बार सावचन उसके अटैक को रोकने की भी कोशिश नहीं करता है और सीधे उसके अटैक को अपनी ओर आने देता है और उस अटैक के सारे पावर को अपनी बॉडी पे ही झेल लेता है। और अब हम देखते हैं कि सावचन मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसके इस अटैक से उसे बस थोड़ी खरोंचे ही आई थी। और अब ये देखने के बाद तो उस आदमी को अपनी आंखें फोड़ लेने का मन करता है क्योंकि अभी अभी उसका ओवरलोडेड स्पेयर एक बच्चे के शरीर में जाके लगा और उस बच्चे को बस थोड़ी खरोंचे ही आई थी। और अब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरे इस स्पेयर को रोकना तो एम्परर की भी बस की बात नहीं थी। अब उस लेडी से कहता है कि हमें अपने ब्रूटल अटैक्स को करना शुरू करना चाहिए। और अब सुप्रीम लॉर्ड भी अपने बॉडी को देखते हुए सोचता है कि वाह क्या बॉडी है, मैंने उसके इतने पावरफुल अटैक को बस लेवल 2 की स्किल को यूज करते ही ब्लॉक कर दिया। और अब ये देखने के बाद सुप्रीम लॉर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करूं तो मैं तो पूरी दुनिया हिला दूंगा। और अब वो अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि इस स्किल के 7 स्टेज हैं और मैंने अपनी पिछली बॉडी में लेवल 4 के मंत्रा से इसके फर्स्ट स्टाइल को सीखा था, लेकिन अब मेरे पास पिछली बॉडी के मुकाबले में और भी ज्यादा पावर्स और थियोरजी है, इसीलिए मुझे इसके फर्स्ट स्टाइल को
यूज करने के लिए बस लेवल 2 के क्वांची मंत्रा का उपयोग करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी और वो लेडी दोनों मिलकर अपने मार्शल सोल को निकालने लगते हैं। और अब वो लेडी सावचन से कहती है कि बच्चे तुम थोड़े एरोगेंट हो और इसीलिए अब तुम मरोगे। और अब ये कहते ही दोनों अपने अपने स्फेयर को सावचन की तरफ फेंकने वाले होते हैं। और अब सावचन भी हंसते हुए कहता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ हेवनली डेजर्ट फीस्ट। और फिर सावचन के इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो आदमी और वो लेडी अब दोनों मिलकर सावचन के ऊपर अटैक करने लगे थे, लेकिन सावचन उन दोनों को बस अपने एक ही हेवनली पंच में ही ढेर कर देता है। और अब ये देखने के बाद वो दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये इसने किया कैसे। और अब हम सुप्रीम लॉर्ड को देखते हैं जो अपने आप से कह रहा होता है कि इस पंच के कारण मेरी फिजिकल बॉडी थोड़ी डैमेज हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये लोग इस लायक नहीं है कि मुझसे फाइट कर सके। और अब हम देखते हैं कि वो आदमी सावचन से पूछता है कि तुमने अभी अभी कौन से मार्शल आर्ट स्किल का यूज किया। और अब सावचन फिर से हंसते हुए कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि ये जान पाओ कि मैंने कौन से मार्शल आर्ट स्किल को यूज किया है। और अब ये सुनने के बाद वो आदमी काफी ज्यादा भड़क जाता है और सावचन को कहता है कि तुम्हारी तुम्हें। और तभी पीछे से वो लेडी उसे रोक लेती है और कहती है कि इस बच्चे के पास बहुत सी मिस्टीरियस पावर है और इस लड़के की पंच की वजह से हमारी कल्टीवेशन भी सील हो गई है। और अब ये सुनने के बाद वो आदमी सावचन से बहुत ही गुस्से में कहता है कि बच्चे हम यहाँ पर अपनी ट्रू पावर को नहीं दिखा सकते और इसे तुम अपना लक समझो, लेकिन तुम ये कभी मत भूलना कि तुमने आज जियांग फैमिली को ऑफेंड किया है और तुम्हारी मौत तो होके रहेगी। और अब ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अब उनकी बातें सुनने के बाद सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि जियांग फैमिली एक चींटियों का झुंड है। और अब सावचन जिंगमिंग के पास जाता है और फिर जिंगमिंग को उठाते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे होते हुए तुम्हें सावचन से दूर कोई भी नहीं ले जा सकता। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वही आदमी और लेडी जा रहे होते हैं। और फिर वो आदमी कहता है कि मेरी कभी भी इतनी बुरी बेइज्जती नहीं हुई थी और ना ही मैं कभी भी किसी से इस तरह हारा हूँ। और तब वो लेडी कहती है कि तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि उस बच्चे में ही कोई मिस्टीरियस पावर छुपी हुई थी और ये एक अच्छा रीजन हो सकता है और हम मास्टर को इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तब वो आदमी गुस्से से कहता है कि नहीं, हम इस तरह फेल नहीं हो सकते। और फिर वो अपने बैच को दिखाता है और कहता है कि जिन्हो रिलम में जो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो उसे ऑर्डर दे दो कि ब्लू क्लाउड सेक्ट को तबाह करके रख दे। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड जिंगमिंग के सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि वो दोनों इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाले। और अब सावचन जिंगमिंग के पास आता है और उसके चेहरे को सहलाते हुए कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक वो आएंगे तब तक मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका रहूंगा और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई भी हार्म नहीं कर सकता। और अब सावचन कहता है कि जिन्हो रिलम 9 रिलम में सबसे कमजोर रिलम है और इसीलिए मैं अपनी शक्तियों को यहाँ पर बहुत ही जल्दी कल्टीवेट कर सकता हूँ। और अब वो खिड़की की तरफ जाता है और खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है कि वो इतनी जल्दी वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूँ कि उनके अलावा कोई और भी फोर्सेस यहाँ पे आ सकती है या नहीं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ब्लू सेक्ट के लोग धीरे धीरे सब कोई जागने लगते हैं और सबको एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। और अब वो लेडी एल्डर मिस्टर हाउ से पूछती है कि आखिरकार वो लोग कौन थे और वो लोग आखिरकार यहाँ पर लेने के आए थे। और अब मिस्टर हाउ दुन सिलिंग से कहते हैं कि हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं। और अब दुन सिलिंग अपने मन में कहते हैं कि आखिरकार जिंगमिंग तुम हो कौन। और अब सीन चेंज होता है और हमें 9 रिलम के सुप्रीम हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जिनमें से एक लड़का कहता है कि मुझे कुछ बुरा महसूस क्यों हो रहा है। और तभी उनके सामने बैठी लड़की कहती है कि आखिर यूनफी क्या मैटर क्या है, जिस पर वो लड़का उसकी बात को टालते हुए कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मुझे बस सावचन के मरने से थोड़ा दुख हो रहा है। तब वहीं पे बैठा तीसरा आदमी कहता है कि सावचन तो मर चुका है, फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, हमें इस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जिस पर वो लड़का भी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी मदद से ट्रायल ऑफ थंडर में तो ओवर पावर हो ही जाऊंगा और इसके साथ ही मैं इमोर्टल भी हो जाऊंगा। और ये कहकर सारे लोग हंसने लगते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचन मेडिटेट कर रहा होता है और अब वो मेडिटेट करते हुए सोचने लगता है कि हेवनली पंच के कारण मेरा शरीर थोड़ा डैमेज हो जाता है, इसीलिए मुझे इस स्किल को छोड़ के दूसरे स्किल को भी सीखना चाहिए। और अब काफी देर सोचने के बाद उसे एक और स्किल का नाम याद आता है जिसका नाम स्काई रोर है। और अब उस स्किल के बारे में सोचते हुए वो कहता है कि ये स्किल इतना ज्यादा पावरफुल है, इसके एक ही अटैक से पूरी गैलेक्सी भी हिल सकती है। और फिर वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि स्काई रोर ये सुप्रीम लॉर्ड का सिग्नेचर मूव है और इस स्किल को एक मेंटल अटैक भी कहते हैं और इस अटैक के कारण एनिमी का पूरा थियोरजी पावर वेस्ट हो जाता है। और अब ये कहने के बाद सावचन जाके उस अटैक की प्रैक्टिस करने लगता है। और अब एक बार ट्राई करने के बाद वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इस स्किल को इतनी जल्दी सीख जाऊंगा। और अब सावचन कहता है कि दूसरों के मुकाबले मेरी माइंड क्षमता 10 टाइम बेटर है और दूसरी बात मेरे पास डेस्टिनी थियोरजी स्किल है। और अब सावचन कहता है कि अब मुझे जिन्हो रिलम पे जाना चाहिए। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचन बैठा हुआ होता है और दिन सिलिंग उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि मैं फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हूँ सावचन। और अब सुप्रीम लॉर्ड का नाम सुनते ही दिन सिलिंग को पसीने आने लगते हैं। और फिर वो सुप्रीम लॉर्ड से कहता है कि क्या सच में ये तुम ही हो, क्योंकि मैंने पुनर्जन्म के बारे में बस सुना ही था, जो कि एक सेक्ट है जिसका नाम बुद्धा सेक्ट है, जो कि सारे हेवनली रिलम में सबसे ज्यादा पावरफुल है और वो मरने के बाद भी फिर से जन्म ले सकते हैं और अपनी कल्टीवेशन को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो सावचन मेरा मतलब है सुप्रीम लॉर्ड जी आप वही बुद्धा हैं। अब सुप्रीम लॉर्ड उसे कहता है कि एक बुद्धा बनने से ये कहीं भी ज्यादा आगे की बात है, तुम नहीं समझोगे, लेकिन अब मैं कुछ करना चाहता हूँ जो
एक बुद्धा से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। और फिर सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि दिन सिनलिंग, जिस पर दिन सिनलिंग भी कहते हैं कि यस सर। तब साओचैन भी कहता है कि दिन सिनलिंग, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मुझे मना तो नहीं करोगे? जिस पर दिन सिनलिंग थोड़ी देर सोचते हैं और सीधे साओचैन के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप जो भी मुझसे मांगेंगे मैं सब दे दूंगा, और आज से और अब से मैं आपको ही फॉलो किया करूंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुप्रीम लॉर्ड ने अपनी आइडेंटिटी को दिन सिनलिंग के सामने रिवील कर दी थी, और जब दिन सिनलिंग को पता चलता है कि साओचैन दरअसल में सुप्रीम लॉर्ड है तो वो उसके चरणों में झुक जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं आपको ही फॉलो किया करूंगा। जिस पर सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा और इस सेक्ट की भलाई भी इसी में है। और अब ये कहने के बाद साओचैन उसे कुछ पावर देने लगता है और दिन सिनलिंग उस पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो अर्थ लेवल की स्किल है और इस स्किल का नाम तो सन स्कॉर्चिंग पाल्म है। और अब दिन सिनलिंग सुप्रीम लॉर्ड से कहता है कि सीनियर, आपने जो अभी मेरे लिए किया है मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। अब सुप्रीम लॉर्ड दिन सिनलिंग से कहता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, ये तो बस अर्थ लेवल की 2 स्किल थी, और अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो फिर मेरे कामों को कैसे पूरा करोगे? और अब सुप्रीम लॉर्ड जाके कुर्सी में आराम से बैठ जाता है और दिन सिनलिंग से कहता है कि तुम मुझे ब्लू सेक्ट के बारे में और तीनियों रीलम के बारे में फुल डिटेल दो। जिस पर दिन सिनलिंग कहते हैं कि यस सर। और अब दिन सिनलिंग बताना शुरू करते हैं कि पूरे जिनवू रीलम में टोटल 49 रीजन है और इन्हीं 49 रीजन में से एक है तीनवू रीजन, और हमारा ब्लू क्लाउड सेक्ट इस रीजन के टॉप 10 की लिस्ट में आता है। ब्लू क्लाउड सेक्ट में लगभग 7000 से अधिक डिसाइपल्स मौजूद हैं, जिसमें 100 इनकार्सन लेवल के डिसाइपल है और 5 कोर लेवल के डिसाइपल है, और आप यानी कि साओचैन कोर लेवल के डिसाइपल्स में से एक था। और अब ये सब सुनने के बाद सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि ठीक है कंटिन्यू करते जाओ। और फिर दिन सिनलिंग कहता है कि यहाँ के ज्यादातर डिसाइपल्स इनकार्सन लेवल पे है और उन सब की पावर का लेवल थियोरजी लेवल के फर्स्ट स्टेज पे है, और जो कोर लेवल के डिसाइपल्स हैं उनकी पावर थियोरजी लेवल के 5वें लेवल में है। और ब्लू क्लाउड सेक्ट में टोटल 18 एल्डर मौजूद हैं और सारे एल्डर्स की पावर थियोरजी रिलम के 5वें लेवल में है, और उन सब एल्डर में से एक एल्डर है जिसका नाम ताइसांग है, जिसने थियोरजी लेवल के पीक लेवल को अचीव कर लिया है। और मैं भी अब दूसरा आदमी बनने वाला हूँ जो थियोरजी लेवल के पीक लेवल को अचीव कर लेगा। और अब ये सुनने के बाद साओचैन कहता है कि अच्छा दिन सिनलिंग तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कौन सा है और पूरे तीनों रीजन में किसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं। जिस पर दिन सिनलिंग बताता है कि पूरे तीनों रीजन में टोटल 3 ही फोर्सेस हैं जो कि पावरफुल हैं, जिनमें से पहला सोल कैपिटिंग वैली है, दूसरा स्कॉर्चिंग फ्लेम सेक्ट है और तीसरा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट माउंटेन है। और उनके एल्डर यानी कि उसके पवेलियन मास्टर को तो आप जानते ही होंगे, जिनको उस जियांग फैमिली के आदमी ने थंडर से जला दिया। और अब हमारे ब्लू क्लाउड सेक्ट के आसपास एक ब्लैक अधिकार स्थापित कर दूंगा। और अब सुप्रीम लॉर्ड दिन सिनलिंग से कहता है कि दिन सिनलिंग 3 मेजर सेक्ट को इन्फॉर्म कर दो कि वो 3 दिनों के अंदर ब्लू क्लाउड सेक्ट में मिल जाएं, और जो हमारे सेक्ट से मिलने से इनकार करता हो उस सेक्ट के सारे लोगों को मारकर उस सेक्ट को अपने सेक्ट में मिला लो। और अब सुप्रीम लॉर्ड का इतना रौद्र रूप देखने के बाद दिन सिनलिंग को तो पसीने छूटने लगते हैं। और अब दिन सिनलिंग डरते हुए सुप्रीम लॉर्ड से पूछता है कि क्या आपने वही कहा जो मैंने सुना, मतलब क्या अब हम सारे सेक्ट में कब्जा करने वाले हैं? जिस पर सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि दिन सिनलिंग क्या तुम्हें कोई ऐतराज है? जिस पर दिन सिनलिंग कहता है कि नहीं सीनियर, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन कैप्टिवेटिंग वैली और स्कॉर्चिंग फ्लेम सेक्ट को तो हम निपटा देंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्वॉर्ड सेक्ट माउंटेन होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि उसके एल्डर ने कॉम्बिनेशन रिलम को भी रीच कर लिया है। जिस पर सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि क्या सच में? और अब सुप्रीम लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि हाँ अब ये इंटरेस्टिंग है। और अब सुप्रीम लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, अब सारे सेक्ट को 2 दिन का समय दो और तुम मेरे ऑर्डर्स को बस फॉलो करते जाओ, और रास्ते में जो अड़चन आएगी उसे मैं निपट लूंगा। और अब ये कहने के बाद सुप्रीम लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए दिन सिनलिंग से कहता है कि दिन सिनलिंग मुझसे कभी भी धोखा मत करना, और याद रहे कि मेरी आइडेंटिटी तुम्हारे अलावा और किसी को भी जाननी नहीं चाहिए, क्योंकि बाकियों की नजर में मैं बस इनकार्सन लेवल का साओचैन बन के रहना चाहता हूँ। क्या तुम समझ गए? जिस पर दिन सिनलिंग भी झुकते हुए कहता है कि जी सीनियर। और अब सुप्रीम लॉर्ड जाते हुए कहता है कि लुयन फी बस तुम मेरा हेवन में वेट करो। और अब हम देखते हैं कि साओचैन फिर से रुकता है और कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरी बातों को चोरी छुपे सुना करते हैं, और अगर दोबारा ये गलती हुई तो मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। और अब हम देखते हैं कि ब्लू क्लाउड सेक्ट के चीफ भी उनकी बातों को छुप छुप के सुन रहा था और साओचैन को ये बात पहले से पता थी। और अब चीफ दिन सिनलिंग से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही होगा या गलत होगा? जिस पर दिन सिनलिंग कहता है कि मेरा दिल कह रहा है कि वो जो भी कर रहा है अच्छे के लिए ही कर रहा है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे सारे डिसाइपल्स को भी होश आने लगता है और वो लोग कहते हैं कि अभी अभी क्या हुआ था, क्या हम लोग सो गए थे? और अब हम लियो हान को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मेरे ख्याल से अभी तक तो साओचैन मर चुका होगा, और वो सारे एल्डर्स भी जिंगमिंग को लेकर यहाँ से चले गए होंगे। और यही सोच सोच के लियो हान बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, लेकिन तभी सारे लोग कहते हैं कि शायद कोई आ रहा है। और अब हम देखते हैं कि ये साओचैन होता है, और अब साओचैन अपने रूम की तरफ बढ़ रहा होता है और उन थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि गधे ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दिन सिनलिंग एक बहुत ही बड़ी मीटिंग को आयोजित किया हुआ होता है, और वहाँ पर कई छोटे बड़े क्लैनों के एल्डर बैठे हुए होते हैं, और वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार अचानक ये मीटिंग क्यों आयोजित की गई है। और फिर वो आपस में बात करते हैं कि कल पवेलियन मास्टर यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं गए। और अब दिन सिनलिंग मीटिंग को स्टार्ट करते हुए कहता है कि मुझे आप सबको बताने में ये बहुत ही ज्यादा
एम्बैरेसिंग लग रहा है कि कल यहाँ पर तीनों सेक्ट के मास्टर आए हुए थे और वो जिंगमिंग को ले जाने के लिए आए थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जिंगमिंग क्वालिफाइड नहीं हो सकी और फिर वो उन लोगों के साथ नहीं गई और सारे एल्डर ऐसे ही लौट गए। और अब एक आदमी गुस्से से खड़े होते हुए कहता है कि दिंग सिंगलिंग, क्या तुम्हें हमें मूर्ख समझते हो? पवेलियन मास्टर जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यहाँ पर आया था और वो कल से लापता है। और अब ये सुनने के बाद दिंग सिंगलिंग का भी पारा गर्म हो जाता है और वो अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों से झूठ बोल रहा हूँ? और अब दिंग सिंगलिंग बिल्कुल सुप्रीम लॉर्ड के डायलॉग को कॉपी करते हुए कहता है कि तुम लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, जितने भी मेजर सेक्ट है, खास करके वो तीनों सेक्ट, कैप्टिवेटिंग वैली, फ्लेमिंग स्कॉर्चिंग सेक्ट और इसके साथ ही हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट, उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि 2 दिनों के अंदर ही वो ब्लू क्लाउड सेक्ट में अपना समर्पण कर दे। और उन्हें ये भी इन्फॉर्म कर देना कि अगर उनमें से कोई भी हमारे सेक्ट में मिलने से मना करता है तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद हम उनके सेक्ट में कब्जा कर लेंगे। और अब ये सुनने के बाद जिस तरह पहले दिंग सिंगलिंग की पसीने छूटे थे, उस तरह बाकी लोगों के भी पसीने छूटने लगते हैं और सारे लोग एक साथ कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दिंग सिंगलिंग ने सारे एल्डर के सामने खुल्लम खुल्ला कह दिया था कि जितने भी सेक्ट हैं, उन सारे सेक्ट को ये नोटिस दिया जाता है कि 2 दिनों के अंदर ही वो ब्लू सेक्ट में अपने आप को समर्पण कर दे और जो इस बात का विरोध करेगा उस सेक्ट को हम मार देंगे और उसके बाद उसके सेक्ट में हम कब्जा कर लेंगे। और दिंग सिंगलिंग की ये मनमानी भरी नोटिस सुनने के बाद वहाँ पर एक एल्डर भड़क जाता है और दिंग सिंगलिंग को साफ तरीके से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस मनमानी भरे बातों को मैं नहीं मानूंगा। जिस पर दिंग सिंगलिंग कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम सारे लोग एल्डर से एक ही तरफ हो। जिस पर वो एल्डर कहता है कि माना कि तुम थियोरजी लेवल के 8वें लेवल पर पहुंच चुके हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ब्लू क्लाउड सेक्ट के सारे एल्डर्स मेरी तरफ हैं और जो इस ब्लू क्लाउड सेक्ट का मास्टर था वो मुझसे बिलोंग करता था। और अब दिंग सिंगलिंग कहता है कि अच्छा तो तुम भी थियोरजी लेवल के 8वें लेवल पर पहुंच चुके हो। तब वो एल्डर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों सेम लेवल में हैं। और दूसरी बात, मेरे पास तुमसे एक अच्छी स्किल है और उस स्किल का नाम हार्ड बर्निंग पाल्म है, वो भी अर्थ लेवल की। और इसके साथ ही मेरे पास बाकी के 17 एल्डर्स का सपोर्ट भी है और अगर चाहे तो चीफ भी तुम्हें सपोर्ट करे, लेकिन फिर भी तुम हमें नहीं हरा पाओगे। और अब उस एल्डर की ये सारी बातें सुनने के बाद दिंग सिंगलिंग कहता है कि तुम ये सारी चीजों को पहले से प्लान कर रहे थे, राइट? और जो तुम्हारे पास ये अर्थ लेवल की स्किल है, क्या वो तुम्हें हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ने दिया? और अब दिंग सिंगलिंग की बातों को सुनने के बाद वो एल्डर कहता है कि मैंने ये स्किल कहाँ से लिया ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना जान लो कि अभी और अब से इस ब्लू क्लाउड सेक्ट का मास्टर मैं हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा और तुम्हें जिंदा रहने का मौका दूंगा। जिस पर दिंग सिंगलिंग कहता है कि तुम इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। जिस पर वो एल्डर बहुत ही हैरानी से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी पछताने वाला हूँ, जिसके पास थियोरजी रिलम के 8वें लेवल की पावर हो और उसके पीछे सपोर्ट करने के लिए 17 एल्डर खड़े हो, भला वो कभी क्या पछताएगा? और ये कहकर वो दिंग सिंगलिंग के ऊपर एक अटैक कर देता है और अब ये अटैक जाके दिंग सिंगलिंग को लग जाता है। जिस पर दिंग सिंगलिंग कहता है कि ये तो सीलिंग अटैक है और अब वो एल्डर कहता है कि दिंग सिंगलिंग तुम अब यहीं पे खड़े रहो। और अब हम देखते हैं कि दिंग सिंगलिंग और चीफ वहीं पे उस फॉर्मेशन में फंस जाते हैं और उस फॉर्मेशन की वजह से वो दोनों अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। और अब हम देखते हैं कि वो एल्डर और बाकी के एल्डर हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और अब चीफ दिंग सिंगलिंग से पूछते हैं कि तुमने उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, तुम चाहते तो उन्हें मार भी सकते थे और अगर हमारे साथ भी कुछ 19-20 हो जाता तो उसके लिए सावचेन तो था ही। जिस पर दिंग सिंगलिंग कहता है कि चीफ मैं सावचेन, मेरा मतलब है सुप्रीम लॉर्ड की बात मान रहा हूँ। और अब दिंग सिंगलिंग चीफ को एक कम्युनिकेशन स्टोन दिखाता है और उसे दिखाते हुए कहता है कि सच में आज एल्डर फेंग का दिन बहुत ही बुरा बीतने वाला है और इस दिन के लिए एल्डर फेंग अपने आप को जिंदगी भर कोसेगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचेन के हाथों में बिल्कुल एक वैसा ही कम्युनिकेशन डिवाइस होता है और फिर सावचेन कहता है कि अरे यार, लगता है आज के दिन मेरे लिए आराम का दिन नहीं होने वाला है। और अब सावचेन कहता है कि मुझे सबसे पहले अपने ब्लू क्लाउड सेक्ट से अंदर के कीड़ों को ही मसलना होगा। और तभी हम देखते हैं कि ब्लू क्लाउड सेक्ट के टावर से इमरजेंसी घंटी बजने लगती है, जिसको सुनने के बाद सारे डिसाइपल कहते हैं कि आखिर कौन सी इमरजेंसी आ गई है जिसके कारण अचानक हमें बुलाया जा रहा है। और अब उस इमरजेंसी घंटी को सुनने के बाद सावचेन कहता है कि वो अच्छा अब ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और अब हम देखते हैं कि सावचेन के हाथ में एक मार्क्स होता है और वो उस मार्क्स को देखते हुए कहता है कि दिंग सिंगलिंग तो काम का पक्का है। और अब सावचेन उस मास्क को पहन लेता है और कहता है कि मेरा अब एक नया पहचान होगा जिसका नाम होगा स्काई लॉर्ड। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस टावर के बाहर सारे डिसाइपल्स खड़े होते हैं और सारे डिसाइपल्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और डिसाइपल आता है और कहता है कि सावचेन यहाँ पर नहीं आया। और अब उस लड़के की बात सुनने के बाद एक दूसरा लड़का कहता है कि मेरे ख्याल से वो बेकार इंसान अभी भी कोमा में होगा। तब वो लड़का उससे कहता है कि पता है मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो क्योंकि सावचेन तो ऑलरेडी उठ चुका है और इतना ही नहीं, कोमा से उठने के तुरंत बाद उसने लू फेंग और लुहान को 1 by 1 हरा दिया है। और अब ये सुनने के बाद वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सावचेन की वेन्स डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी और भला उसने अपने आप को इतनी जल्दी रिकवर कर कैसे लिया? और माना कि उसने अपने आप को रिकवर कर भी लिया, लेकिन वो है तो इनकार्सन लेवल पे ही ना। जिस पर वो दूसरा डिसाइपल कहता है कि तुम लोग खुद तो 1 साल से बस थियोरजी लेवल के 5वें लेवल में फंसे हुए हो और बात कर रहे हो दूसरों की। और फिर वो डिसाइपल कहता है कि अगर सावचेन के ऊपर हमला नहीं हुआ होता और अगर वो कोमा में नहीं गया होता तो वो आज थियोरजी लेवल के ट्रू पावर को भी पार कर चुका होता। जिस पर वो लड़का एकदम से भड़कते हुए कहता है कि लिंग भाई, तुम्हें इन सब चीजों से मतलब नहीं रखना
रखना चाहिए और तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी लेवल हाई है इसलिए तुम हमें कुछ भी बोल के निकल जाओगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जिस पर लिंग भाई कहता है कि साओ चैन मेरा जूनियर है और अगर तुम्हें इस बात से बुरा लगा हो तो तुम मुझसे लड़ सकते हो। और अब जब वो लड़का देखता है कि लिंग भाई को गुस्सा आने लगा है तो वो अपना मुंह मोड़ के एक तरफ खड़ा हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि नहीं नहीं, ये अभी सबके सामने मुझे पीट देगा, इसीलिए मुझे इससे अभी पंगा नहीं लेना चाहिए। और अब तभी हम देखते हैं कि सारे एल्डर्स वहाँ पर आने लगते हैं और फिर एक एक करके सारे एल्डर अपनी अपनी सीट लेके बैठ जाते हैं। और तभी लिंग भाई नोटिस करता है कि मास्टर दिंग सिंह लिंग के कुर्सी पे एल्डर फेंग बैठे हैं और अब वो सोचने लगता है कि आखिरकार दिंग सिंह लिंग कहाँ पर गए हैं और यहाँ पर मास्टर फेंग क्यों बैठे हैं। और तभी वो लड़का हंसते हुए कहता है कि देखो हमारे मास्टर सेक्ट मास्टर की कुर्सी पे बैठे हैं और अब से इस पूरे ब्लू क्लाउड सेक्ट का मास्टर मास्टर फेंग होंगे। और अब लिंग भाई सोचते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, सेक्ट मास्टर की कुर्सी पर मास्टर फेंग बैठे हैं और इससे बाकी के एल्डर को भी कोई दिक्कत नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि लिंग भाई अपने एक वेपन को निकालने लगता है और अब एल्डर फेंग हंसते हुए कहता है कि आज के दिन मैं तुम लोगों के सामने कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। और फिर एल्डर फेंग कहते हैं कि आज से और अब से इस ब्लू क्लाउड सेक्ट की जिम्मेवारी मैं अपने कंधों पर उठाता हूँ, क्योंकि हमारे जो पुराने सेक्ट के मास्टर थे मास्टर दिंग सिंह लिंग उसने अपने पद से रिजाइन कर दिया है और इसीलिए उन्होंने इस सेक्ट का नया सेक्ट मास्टर मुझे चुना है। और अब ये अनाउंसमेंट सुनते ही आधे बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे मास्टर दिंग सिंह लिंग कितने अच्छे थे। और अब सारे बच्चे कहने लगते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मास्टर दिंग सिंह लिंग ने तो हमसे कल ही बहुत ही अच्छे तरीके से बात की थी और रिजाइन के बारे में हमसे कुछ भी नहीं कहा था और इसीलिए हम मास्टर दिंग सिंह लिंग को अभी अभी देखना चाहते हैं। और अब वो पहले का लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को मेरे मास्टर के ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम लोगों को सबसे पहले मुझसे फाइट करना होगा। और अब उस लड़के का साथ देते हुए उनके दोनों दोस्त भी कहते हैं कि हाँ, अगर किसी को ऐतराज है तो वो हमसे भिड़ सकता है। और अब हम देखते हैं कि उन तीनों डिसाइपल्स की धमकियां सुनने के बाद कुछ बच्चे डर जाते हैं और फिर वो सीधे मास्टर फेंग की तारीफें करने लगते हैं और कहते हैं कि मास्टर फेंग अमर रहे। और अब हम देखते हैं कि ये लड़का जिसका नाम हाओतोंग है वो सीधे लिंग भाई से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब चीजें बदलेंगी तब सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि जब मास्टर दिंग सिंह लिंग थे तब उनका फेवरेट तुम थे, लेकिन आज से इस सेक्ट का मास्टर मास्टर फेंग है और उनका फेवरेट मैं हूँ। और अब लिंग भाई एल्डर फेंग से पूछते हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ कि मास्टर दिंग सिंह लिंग कहाँ पर है। और तब एल्डर फेंग नौटंकी करते हुए कहते हैं कि जब मैं आ रहा था तब तो वो बंद दरवाजे के पीछे अपनी कल्टीवेशन स्किल को बढ़ा रहे थे। और अब लिंग भाई अपने मन में सोचता है कि ये आदमी कितनी अच्छे तरीके से अपने नाटक को कर रहा है। और अब एल्डर फेंग कहते हैं कि बहुत दिनों से हमारा सेक्ट बहुत ही पीछे रह चुका है और पिछले के जो सेक्ट मास्टर थे उनके कारण तो हमारा सेक्ट और भी ज्यादा नीचे गिर गया है। इसीलिए हमें अपने ब्लू क्लाउड सेक्ट को मजबूत और पावरफुल बनाने के लिए एक पावरफुल एडवाइजर की जरूरत है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके कि आखिरकार पावरफुल बनते कैसे हैं। और इसीलिए मैं आप सबके सामने अनाउंसमेंट करता हूँ कि ब्लू क्लाउड सेक्ट। और तभी पीछे से आवाज आती है और इसीलिए ब्लू क्लाउड सेक्ट, वैली स्वॉर्ड सेक्ट, कैप्टिव वैली सेक्ट और इसके साथ ही फ्लेमिंग स्कॉर्चिंग सेक्ट, इन तीनों सेक्ट को अपने कब्जे में ले लेगा। और अब ये सुनने के बाद मास्टर फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि किसने बीच में बोलने की हिम्मत की। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड आ चुका होता है और वो कहता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान ये जानने लायक नहीं है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर फेंग ने खुद को नया सेक्ट मास्टर घोषित कर दिया था और वो अब ब्लू क्लाउड सेक्ट में होने वाले बदलावों की घोषणा कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड अपने नए गेटअप के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है। और अब एल्डर फेंग जैसे ही सुप्रीम लॉर्ड को देखते हैं उन्हें लगता है कि ये कोई मामूली बच्चा है जो मास्क पहन के यहाँ पर आ गया है। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपना फेस यहाँ पे सबके सामने दिखा पाओ, इसलिए तुम तो मास्क पहन के आए हो। और अब ये सुनने के बाद सुप्रीम लॉर्ड एल्डर फेंग से कहता है कि आज तुम्हारे पास बस दो रास्ते हैं, या तो तुम मेरे सामने घुटनों के बल झुक जाओ या तो फिर तुम मरो। और अब इतना सुनने के बाद एल्डर फेंग के बगल में जो एल्डर चू खड़े होते हैं वो कहते हैं कि इस बच्चे को तो मैं देखता हूँ। और इतना कहते ही एल्डर चू सीधे सुप्रीम लॉर्ड के ऊपर हमला कर जी लेवल के 6वें लेवल पे है। और भला एक बच्चा किसी एल्डर को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। और अब एल्डर अगर इस मूव का यूज नहीं कर सकता हूँ। और अब सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हें 1 सेकंड का समय देता हूँ, मेरे सामने झुक जाओ। और अब एल्डर फेंग भी अपने ऑरा को निकालते हुए कहते हैं कि 1 सेकंड हो गए हैं, मैं तो नहीं झुका। और अब एल्डर फेंग इससे आगे कुछ बोल पाते तभी हम देखते हैं कि उन्हें अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस होने लगता है और वो सीधे जमीन पे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। और अब वो अपने आप से कहते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैं कैसे झुक गया, मेरे पास मेरा सीक्रेट मूव है और मैं इतनी जल्दी तो नहीं हार सकता। और अब सुप्रीम लॉर्ड उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम तो झुक गए और अब तुम मरोगे भी। और अब सुप्रीम लॉर्ड उसके पीछे आते हुए कहता है कि तुम कुछ तालिबान सीक्रेट टेक्निक के बारे में कुछ बड़बड़ा रहे थे। और फिर सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि इन सारी चीजों के लिए ये सब बातें बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी है और मैं तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल भी नहीं बख्श सकता हूँ। और अब सुप्रीम लॉर्ड बाकी के एल्डर और डिसाइबल्स से कहता है कि तुम लोगों के क्या ख्याल है, तुम लोग भी मेरे सामने झुकना चाहोगे या
फिर मरना चाहोगे। और अब एल्डर फैंग का फेवरेट स्टूडेंट कहता है कि इसने तो एल्डर फैंग को चुटकी बजाते ही मार दिया। और अब सुप्रीम लॉर्ड फिर से कहता है कि तुम लोगों के पास डिसीजन लेने के लिए 1 सेकंड है। और अब इतना सुनते ही वो सारे डिसाइपल्स और एल्डर सीधे सुप्रीम लॉर्ड के सामने झुक जाते हैं। और अब सारे लोग झुकते हुए कहते हैं कि आज से और आपसे आप ही हमारे बॉस हैं। और अब साओ चैन लिंग बाई के पास आता है और कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लिंग बाई मेरे लिए बोलेगा। और अब सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि चलो कोई तो मिला जो साओ चैन को सपोर्ट करता हो। और अब सुप्रीम लॉर्ड सबको खड़े होने के लिए कहता है। और फिर सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि दिन सिंगलिंग अब ये तुम्हारा टर्न है। और तभी हम देखते हैं कि दिन सिंगलिंग और चीफ वहाँ पर आ जाते हैं। और अब सारे सिंगलिंग एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ब्लू क्लाउड सेक्ट के सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स ध्यान से सुनेंगे कि आज के बाद इस सेक्ट के जितने भी फैसले होंगे और इस ब्लू क्लाउड सेक्ट के लिए जो भी अच्छा होगा उन सारे फैसलों को हमारे नए सीनियर स्काई लॉर्ड लिया करेंगे। और हमारे सीनियर का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। और अगर इसे कोई मानने से इनकार करता है तो उसको सिर्फ मौत मिलेगी। और हम किसी के ऊपर भी दया नहीं दिखाने वाले, क्योंकि ब्लू क्लाउड सेक्ट के अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं। जिस पर सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स भी हाँ कहते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक एल्डर पवेलियन मास्टर के ऑरा से बात कर रहा होता है। और वो पूछता है कि आप ब्लू क्लाउड सेक्ट के मेंबर से कैसे हार सकते हैं। जिस पर पवेलियन मास्टर बताते हैं कि दरअसल जिंगमिंग जियांग फैमिली की वंशज है। और अब ये सुनने के बाद वो एल्डर कहता है कि मैंने बस सोचा था कि जिंगमिंग के पास बहुत सी मिस्टीरियस पावर मौजूद है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो हमारे से अपर क्लास फैमिली में बिलोंग करती है। और फिर वो एल्डर पवेलियन मास्टर से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप खत्म हो गए। जिस पर पवेलियन मास्टर कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारी मेन स्किल क्या है। जिस पर वो एल्डर भी कहता है कि हाँ मुझे पता है, हमें भले ही हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन कहा जाता है, लेकिन हमारी मेन पावर स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि हमारी सीक्रेट पावर तो ये है कि जब हम मरते हैं तो हम अपने कुछ डिवाइन्स को अपने स्वॉर्ड में कैद कर सकते हैं। और अब बस आपको रिवाइव करने के लिए 10,000 टाइप्स की ब्लड और फ्लैश बॉडी की आवश्यकता होगी। और आपके लिए इन सारी चीजों को प्रोवाइड करने के लिए मैं ब्लू क्लाउड सेक्ट में कत्लेआम मचा दूंगा। जिस पर पवेलियन मास्टर भी कहता है कि गुड, ये बढ़िया है। और फिर पवेलियन मास्टर कहता है कि मैं इस अवस्था में ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और पवेलियन मास्टर के जाने के बाद वो एल्डर कहता है कि एक नई बॉडी को बनाने के लिए 10,000 ब्लड और बॉडी की आवश्यकता होती है। और तुम्हें लगता है कि मैं इतनी मेहनत करके तुम जैसे यूजलेस आदमी को रिवाइव करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड दौड़ते हुए वहाँ पर आता है और कहता है कि मास्टर, ब्लू क्लाउड सेक्ट की तरफ से एक लेटर आया है। और फिर वो डिसाइपल डरते हुए कहता है कि मास्टर, उन्होंने हमें सबमिट करने को कहा है और उस लेटर में साफ साफ लिखा है कि अगर हम इस चीज से मना करते हैं तो वो हमें मार देंगे। और अब ये सुनने के बाद वो एल्डर कुछ सोचते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब वो एल्डर कुछ सोचते हुए कहता है कि ब्लू क्लाउड सेक्ट ने हमें सबमिट करने को कहा है, तो क्या उसने जियांग फैमिली के साथ अपने फोर्सेस को मर्ज कर लिया है। और फिर वो एक कम्युनिकेशन स्टोन को निकालता है और अपने सेक्ट मास्टर से कहता है कि आप मुझसे जल्द से जल्द मिलने की कोशिश करें। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बाकी के दोनों सेक्ट में भी ये लेटर बारी बारी पहुंचता है। और इस लेटर को देखने के बाद दोनों सेक्ट में जैसे मातम का माहौल छा जाता है और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ब्लू क्लाउड सेक्ट के लोग चाहते क्या हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साओ चैन और जिंगमिंग दोनों एक साथ होते हैं। और जिंगमिंग साओ चैन से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें पता है कि जियांग फैमिली कौन है और वो दोनों लोग कहाँ चले गए जो मुझे लेने आए थे। जिस पर साओ चैन कहता है कि मुझे नहीं पता। और फिर वो जिंगमिंग से प्यार से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। और अब जिंगमिंग भी साओ चैन से पूछती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी रिकवर कैसे हुए। जिस पर साओ चैन कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मानो देवताओं ने मुझे एक नई जिंदगी दी हो। और जब मैं जागा था तो मैं बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। और अब ये सुनने के बाद जिंगमिंग साओ चैन से रूठते हुए कहती है कि ठीक है, तुम मुझे मत बताओ। और अब साओ चैन सोचते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, और मैं जब फ्यूचर में अपने सारे मकसदों को पूरा कर लूंगा तब मैं तुम्हें सारी चीजों को अच्छे से बताऊंगा। और अब जिंगमिंग फिर से साओ चैन से कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग फिर से तुम पर अटैक करें। इस पर साओ चैन भी जिंगमिंग की बातों पे हाँ कहता है और कहता है कि तुम्हें अब थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए। और ये कहने के बाद साओ चैन वहाँ से निकल जाता है। और अब साओ चैन जा ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से लिंग बाई उसे पुकारता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओ चैन अब जाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से उसे लिंग बाई पुकारता है। और अब लिंग बाई साओ चैन से कहता है कि तुम इन दिनों शायद कहीं गायब थे, क्योंकि हमारे ब्लू क्लाउड सेक्ट में बहुत सी चीजें हो चुकी हैं और तुम्हें शायद इनके बारे में पता नहीं होगा। और फिर लिंग बाई साओ चैन से कहता है कि अच्छा इन सारी बातों को तुम छोड़ दो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम रिकवर कैसे हुए। जिस पर साओ चैन कहता है कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता, जब मैं जागा था तो मेरी विंस अपने आप रिकवर हो चुकी थी और मेरी सारी कल्टीवेशन भी एज वेल एज ठीक तरीके से काम कर रही थी। और अब लिंग बाई साओ चैन के पास आता है और उसे कहता है कि साओ चैन तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सेक्ट में ऐसे भी लोग मौजूद है जिन्होंने तुम्हें पहले हार्म किया था, वो दोबारा तुम पर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए तुम हर वक्त सावधान रहना। और ये कहने के बाद लिंग बाई वहाँ से जाने लगता है। और अब साओ चैन लिंग बाई से कहता है कि मुझे याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब थोड़ी और नौटंकी करते हुए साओ चैन कहता है कि सीनियर आप भी अपना ध्यान रखिएगा। और तभी हम देखते हैं कि 3 अनजान लोग अपने मुंह पे मास्क ढके हुए साओ चैन का पीछा कर रहे थे और फिर वो आपस में बात कर रहे थे कि मैंने तुमसे कहा था कि इसे जान से खत्म कर दो, लेकिन तुमने इसे बहुत ही लाइटली लिया था।
था और तुमने कहा था कि ये अपने आप ही मर जाएगा, लेकिन अब देखो ये जिंदा है और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने अपने कल्टीवेशन स्किल को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया है और अब तो मुझे साओ चैन पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर लग रहा है। और अगर इस बार हमने बिना कोई गलती के साओ चैन को मार दिया तो फिर जिंगमिंग के पास और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा और तब हम जिंगमिंग को इम्प्रेस कर सकते हैं। तब सारे लोग कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन फिर एक आदमी कहता है कि अच्छा ये स्काईलॉर्ड कौन है, जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि उसने एल्डर फैंग को बस एक चुटकी में ही खत्म कर दिया। और तभी उसके बगल में बैठा आदमी कहता है कि तुम लोग चुप हो जाओ, हमें इस तरह से इन बातों को नहीं करना चाहिए, पहले हमें साओ चैन को मारने के लिए एक अच्छे अवसर की तलाश करनी चाहिए। और ये कहने के बाद वो तीनों लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब हम सुप्रीम लॉर्ड को देखते हैं जो उन सारी लोगों की बातों को सुन रहा होता है और फिर सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि हाँ अब ये हुई ना बात, तुम लोग मेरे पास आओ तो मैं तुम सभी का बहुत ही अच्छे से स्वागत करूंगा। और अब यही सब सोचते हुए सुप्रीम लॉर्ड अपना लाला लाला वाला गाना गाते हुए वहाँ से चला जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि तीनों मेजर सेक्ट के एल्डर आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जिस पर सबसे पहले स्कॉर्शिक सेक्ट के एल्डर यानी कि एल्डर हाउ कहते हैं कि दिन सिंगलिंग को आखिरकार ये हो क्या गया है जो वो बस एक मास्क पहने हुए आदमी के भरोसे हम सब के ऊपर हमला करने वाला है। दिन सिंगलिंग तो अब बस दिन में भी सपने देखने लगा है। और फिर वो लेडी एल्डर कहती है कि क्या दिन सिंगलिंग को जियांग फैमिली से कोई हेल्प मिलने वाली है या फिर उसे लगता है कि बस एक मिस्ट्री मैन के भरोसे ही वो पूरे युद्ध को जीत लेगा। और अब स्वॉर्ड सेक्ट का वो एल्डर कहता है कि तुम लोग बिल्कुल सही सोच रही हो, क्योंकि मेरे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि उस मिस्ट्री मैन का लेवल कम से कम थियोलॉजी लेवल के पिनेकल लेवल तक तो जरूर होगा, या फिर तुम कह सकते हो कि वो कॉम्बिनेशन लेवल के ईयरली लेवल तक पहुंच चुका है। और अब ये सुनने के बाद वो दोनों एल्डर एक साथ कहते हैं कि इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, जिस पर स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर कहता है कि मेरे ख्याल से ज्यादातर बातें सच ही है। और अब फिर वो एल्डर कहता है कि लेकिन डरने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी कॉम्बिनेशन लेवल के हाफ लेवल तक पहुंच चुका हूं। और इतना ही नहीं, हमारे स्वॉर्ड सेक्ट के चीफ भी लेवल 2 कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर हैं। अगर देखा जाए तो मिस्ट्री मैन हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और ये कहकर वो एल्डर हंसने लगता है और फिर वो एल्डर हंसते हुए कहता है कि स्काई लॉर्ड, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इस टाइटल के लिए कितने ज्यादा लायक हो। और अब इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और साओ चैन भी बिल्कुल हमारी तरह बिस्तर पे टांग फैला के सोया हुआ होता है। और अब हम देखते हैं कि वो लोग जो साओ चैन का दिन में पीछा कर रहे थे वो लोग अब साओ चैन के घर पे पहुंच चुके हैं। और अब एक आदमी दरवाजे के छेद से देखते हुए कहता है कि हाँ हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि वो एकदम से गहरी नींद में सोया हुआ है। और अब हम देखते हैं कि दो आदमी साओ चैन के पास आ चुके होते हैं और उनमें से एक कहता है कि वाह यार तेरी दवा तो काम की थी, ये तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में सोया हुआ है। और फिर वो लड़का कहता है कि ठीक है हमारे पास ही अच्छा मौका है, चलो साओ चैन को मार देते हैं। और अब वो दोनों लोग मिलकर साओ चैन के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक लड़का अपने मार्क्स को उतार देता है और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि एल्डर फैंग के स्टूडेंट्स थे। और अब हाओ तेंग का दोस्त उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम अपने मार्क्स को हटा रहे हो, अगर किसी ने हमारा चेहरा देख लिया तो फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर हाओ तोंग अपने दोस्त को डांटते हुए कहता है कि तुम सच में बहुत ही बड़े डरपोक हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि साओ चैन सबसे अलग और अकेले रहता है। और अब उसका दोस्त भी अपने चेहरे से मार्क्स को हटाते हुए कहता है कि साओ चैन हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन अगर हम तुम्हें नहीं मारते तो जिंगमिंग कभी भी हमारी तरफ पलट के नहीं देखती। और अब जब तुम मर गए हो तो जिंगमिंग को हम लोग जरूर इम्प्रेस कर लेंगे। और तभी साओ चैन हंसते हुए लेटे लेटे कहता है कि तुम दोनों कितनी जल्दी खुशियां मनाने लगे हो। और अब ये देखने के बाद हाओ तोंग के तो तशरीफ फट जाते हैं और फिर वो डर के मारे कहता है कि ये तो एक ज़ॉम्बी बन गया। और तभी साओ चैन हंसते हुए उठता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम दोनों गधे मुझे मार पाओगे। और अब हाओ तोंग डरते हुए कहता है कि साओ चैन क्या तुम जिंदा हो, लेकिन अगर तुम जिंदा हो तो फिर कैसे जिंदा हो यार, इतनी मेहनत से तुम्हें मारा था हमने। और अब उसका दोस्त भी कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि एक इनकार्सन लेवल का वॉरियर हमारे जैसे थियोलॉजी लेवल के वॉरियर के अटैक को सह लिया, वो भी एक नहीं दो। और अब साओ चैन कहता है कि तुम लोगों से ये किसने कहा कि एक इनकार्सन लेवल का वॉरियर थियोलॉजी लेवल के वॉरियर से हार जाता है। और फिर साओ चैन कहता है कि अच्छा बताओ मैं एक अच्छा एक्टर हूँ कि नहीं। और फिर साओ चैन पूछता है कि अच्छा तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम दोनों को मेरी मरने की एक्टिंग कैसी लगी। और अब हाओ तोंग कहता है कि साओ चैन चूंकि अब तुमने हमारा चेहरा देख लिया तो अब तो तुम्हें मरना ही होगा। जिस पर उसका दोस्त भी कहता है कि हाँ ये हर हाल में आज मरना चाहिए, वरना ये बाहर जाके सेक्ट में सबको बता देगा कि हमने इसके ऊपर पहले और दूसरे बार अटैक किया था। और अब ये कहते ही वो दोनों अपने गॉड डिस्ट्रॉय पाल्म और स्काई ब्रेकिंग पाल्म का यूज करते हुए सीधे साओ चैन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन मजाल है साओ चैन का एक बाल भी बांका हो जाए। और अब वो दोनों जैसे ही साओ चैन को हिट करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम एक बड़ी से लोहे के खंबे को हिट कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि वो दोनों थक के एक साइड खड़े हो जाते हैं और थोड़ी आराम करने लगते हैं। और अब हाओ तोंग साओ चैन से कहता है कि अरे भाई क्या कर रहा है, मर जाना प्लीज। और अब साओ चैन एक बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैंने तुम दोनों के लिए वहाँ पर एक सरप्राइज रखा है, जरा उसे खोल के तो देखो। और अब वहाँ पर जाकर वो दोनों उस बॉक्स को खोलते हैं और वहाँ पर उन्हें स्काई लॉर्ड का मार्क्स मिलता है। और अब स्काई लॉर्ड का मार्क्स देखते ही वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारे पास स्काई लॉर्ड का मार्क्स क्यों है, जिस पर पीछे से आवाज आता है कि क्योंकि मैं ही स्काई लॉर्ड हूँ। और अब जैसे ये देखने के लिए हाओ तोंग पीछे मुड़ता है, पीछे से साओ चैन उसे बस एक बार धप्पा कर देता है और बस साओ चैन के छूने भर से ही वो थोड़ी दूर पे जाके अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। और अब ये देखने के बाद उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब उसका दोस्त समझ जाता है कि स्काई लॉर्ड ने जैसे ही सुबह एल्डर फैंग को जिस तरह टच करके मारा था उस तरह इसे भी मार दिया है। और अब वो सीधे वो साओ चैन के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि साओ चैन नहीं, मेरा मतलब स्काई लॉर्ड जी प्लीज मुझे
मुझे जाने दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, मैं ये सारी चीजें बस इसके कहने पे कर रहा था। इस पर सावचेन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। और अब तभी हम देखते हैं कि सावचेन एक स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे लोग धूल बन जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि सावचेन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये स्किल इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और अब सावचेन अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि बोन मेल्टिंग पाल्म, ये स्किल इतना ज्यादा खतरनाक है कि जो लोग इस स्किल की प्रैक्टिस करते हैं वो तो सच में इविल बन जाते हैं। फिर सावचेन अपने मार्क्स को उस डिब्बे में फिर से बंद कर देता है और अपने बेड पे आके बैठ जाता है। और अब अपने बेड पे आराम से लेटते हुए सावचेन कहता है कि मुझे ब्लू क्लाउड सेक्ट के ऑड और एंड के बारे में पहले से ही सब कुछ सोच के रखना होगा ताकि मैं पूरे तीनों रीजन को बहुत ही आसानी से डोमिनेट कर पाऊं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लिंक बाय मास्टर से पूछते हैं कि आखिरकार ये स्काई लॉर्ड है कौन और आपने ब्लू क्लाउड सेक्ट की सारी बागडोर को उसके हाथों क्यों सौंप दिया। जिस पर मास्टर उसे बताते हैं कि दरअसल स्काई लॉर्ड भगवान का भेजा हुआ एक दूत है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे तीनों रीजन को भी डोमिनेट कर सकता है और उसके पास ऐसी ऐसी पावर्स है जो किसी के पास भी नहीं होगी और उसके जैसा पूरे जिनू रिलम में कोई भी नहीं होगा। और अब दिन सिनलिंग उसे वही स्किल देते हैं जो स्काई लॉर्ड ने उन्हें दिया था। और अब दिन सिनलिंग उससे कहता है कि ये सन पाल्म है जो कि अर्थ लेवल की स्किल है और इस स्किल को मुझे स्काई लॉर्ड ने दिया था और मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि असली युद्ध तो अब शुरू होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें कमजोर रह जाओ। तुम्हें बहुत ही ज्यादा हार्ड मेहनत करनी होगी और अपने कल्टीवेशन को एक अलग ही लेवल पे पहुंचाना होगा क्योंकि अब हम जिनसे लड़ाइयाँ लड़ने वाले हैं वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। इस बार लिंग भाई भी कहता है कि यस मास्टर, मैं समझ गया। और अब दिन सिंह अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे स्काई लॉर्ड से मैनुअल के बारे में पूछना चाहिए क्योंकि अगर स्काई लॉर्ड मेरी हेल्प करेगा तो मैं कॉम्बिनेशन रिलम पे बहुत ही जल्दी पहुंच जाऊंगा। जिस पर चीफ कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो लेवल्स की परवाह करता है और जिस पर दिन सिंह कहते हैं कि नहीं और ये सीन थोड़ा फनी होता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचेन को नींद नहीं आ रही होती है और अब सावचेन मैप देखते हुए कहता है कि मैं जैसे ही तीनों रीजन में अपना कब्जा कर लूंगा उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट पूरा जिनू रिलम होगा। और फिर सावचेन कहता है कि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और मैं इन सारे राज्यों को अकेले मैनेज नहीं कर सकता। और अब सावचेन सोचते हुए कहता है कि मुझे अपने टीम में अब कुछ टैलेंटेड लोगों को घुसाना ही होगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और जिंगमिंग सावचेन को उठाने के लिए आई है और वो दरवाजे को जोर से खोलते हुए कहती है कि सावचेन उठ जाओ, सुबह हो गई। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगमिंग सावचेन को उठाने आई थी क्योंकि सुबह हो चुकी थी और सावचेन अभी भी सोया हुआ था। और अब जिंगमिंग सावचेन के पास आती है और कहती है कि तीनों सिटी में एक नया शॉप खुला है, क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जाओगे। जिस पर सावचेन जिंगमिंग को मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो तो सिर्फ एक दुकान है ना, तो फिर हम वहाँ पे जाके अपना टाइम जाया क्यों करें। और अब ये सुनने के बाद जिंगमिंग सावचेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कने लगती है और गुस्से से कहती है कि मुझे वहाँ पे जाना ही है। और अब सावचेन भी जिंगमिंग के गुस्से को देखते हुए कहता है कि ठीक है मैं वहाँ पे तुम्हें ले जाऊंगा। और अब ये सुनकर जिंगमिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सावचेन को हक करते हुए कहती है कि मुझे पता था कि तुम सबसे बेस्ट। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिंगमिंग और सावचेन दोनों तीनों सिटी घूमने पहुंच चुके हैं और वो दोनों सबसे पहले एक बहुत ही बड़े बर्ड पे बैठ के उसकी फ्लाइंग का मजा लेते हैं। और अब इधर नीचे से शॉपकीपर सावचेन से पूछता है कि यंग हीरो तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं। और अब सावचेन ऊपर से कहता है कि ये सब और कितनी देर चलने वाला है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक बहुत ही लो क्लास ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग किया है। और अब हम देखते हैं कि सावचेन और जिंगमिंग उस झूले से उतर चुके होते हैं और वो दोनों तीनों सिटी घूम रहे होते हैं। जिस पर जिंगमिंग कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तीनों सिटी में जो नया शॉप खुला है वो इस सिटी का अब सबसे बड़ा शॉप बन जाएगा और उस शॉप का नाम चुंग फेंग पार्लर है। जिस पर सावचेन चौंकते हुए कहता है कि क्या चुंग फेंग पार्लर। जिस पर जिंगमिंग हाँ कहती है और कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि उस पार्लर में बहुत से देश विदेश की चीजें आती है। और अब जिंगमिंग अपने मन में सोच रही होती है कि सावचेन तुम्हारा बर्थडे आ रहा है इसलिए मैं तुम्हें जरूर एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज दूंगी। और अब सावचेन को भी जिंगमिंग के साथ वो सिटी घूमने में मजा आने लगा था और वो कहता है कि मैंने जब से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था मैं कभी भी इस तरह नहीं घूमा। और अब हम देखते हैं कि वो दोनों घूमते घूमते उस शॉप के पास पहुंच जाते हैं और अब जिंगमिंग एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वही है चुंग फेंग पार्लर। और अब सावचेन भी उस बिल्डिंग को देखते हुए कहता है कि इस बिल्डिंग की सेटिंग तो कमाल की है। और अब हम देखते हैं कि उस शॉप में काफी ज्यादा भीड़ होती है और उस शॉप में काफी दूर दूर से और बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं। और अब हम देखते हैं कि शॉप का गार्ड कुछ लोगों के लिए झुकते हुए उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि आप जैसे सम्मानित लोगों का रास्ता इस तरफ से है। और अब जिंगमिंग सावचेन से कहती है कि देखो वो लोग बहुत ही बड़े लोग हैं इसलिए उनका स्वागत अलग से किया जाता है और वो लोग एज एस्टिमेटेड गेस्ट माने जाते हैं और एक वही लोग हाई क्लास ट्रेजर की बिडिंग करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन हमारे जैसे रेगुलर गेस्ट को ये सम्मान नहीं दिया जाता और ना ही हम हाई क्लास ट्रेजर की बिडिंग कर सकते हैं। इस पर सावचेन पूछता है कि क्या हम लोग एलिजिबल नहीं है। जिस पर जिंगमिंग कहती है कि हाँ भले ही हम लोग ब्लू क्लाउड सेक्ट से क्यों ना हो, हमें जब तक कोई इनविटेशन नहीं देता या फिर हमें ये लोग खुद नहीं बुलाते हम इस शॉप में वीआईपी गेस्ट के रूप में एलिजिबल नहीं होंगे और हमें नॉर्मल गेस्ट की तरह ही नॉर्मल चीजों की बेडिंग करनी होगी। और अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे सारे लोग उस शॉप के अंदर घुसने लगते हैं और दो लोग आपस में बात करते हैं कि मैंने सुना है कि आज की बिडिंग लिस्ट में एक आर्मर भी है और वो आर्मर मिस्टिक जिप्सम का बना है और वो आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक थियोलॉजी लेवल के मास्टर के अटैक को भी रोक सकता है।
और अब उन दोनों की बातें सुनने के बाद जिंगमिंग सोचने लगती है कि अगर मैंने इस आर्मर को ले लिया तो साओचेन बहुत ही ज्यादा सेफ हो जाएगा, और अगर दोबारा किसी ने साओचेन के ऊपर हमला किया तो साओचेन उससे भी बच जाएगा। और अब साओचेन भी अपने मन में सोचता है कि मिस्टिक जिप्सम आर्मर सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, अगर ये आर्मर मैंने किसी तरह जिंगमिंग के लिए ले लिया तो ये काफी ज्यादा सेफ हो जाएगी। और अब वो दोनों शॉप के अंदर पहुंचते हैं और वहाँ पर बहुत सी बेशकीमती ट्रेजर्स को देखते हैं, और उस शॉप के अंदर अलग अलग सेक्शन में दवाइयाँ, किताबें और हथियारें रखी हुई थी। और अब साओचेन भी उन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से देख रहा था और कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतनी सारी चीजें मिलती होगी। और अब साओचेन इन सारी चीजों को देख ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसके हाथों में टैग सटा होता है और उस पे लिखा होता है कि 300 गोल्ड। और अब ये देखकर जिंगमिंग को थोड़ा जेलसी महसूस होने लगता है, और अब साओचेन उस लड़की के पास आता है और कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा संस्कारी लग रही है। और अब साओचेन उस लड़की को देखते हुए सोचने लगता है कि इस लड़की के पास तो गॉड गिफ्टेड बॉडी है, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस लड़की के अंदर एक फॉरबिडन स्पेल मौजूद है। और अब जिंगमिंग साओचेन को डांटते हुए कहती है कि साओचेन ये तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर साओचेन भी डरते हुए कहता है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने अभी जिंगमिंग के सामने कहा कि हम इस लड़की को छुड़ा कर यहाँ से ले जाने वाले हैं तो ये तो मुझे मार ही डालेगी, लेकिन मैं इस लड़की को भी साल में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर इस लड़की ने अपने फॉरबिडन स्पेल को कल्टीवेट नहीं किया तो ये 25 साल की उम्र तक भी नहीं जी पाएगी, इसीलिए हर हाल में मुझे इस लड़की को बचाना होगा। और अब वहाँ का शॉपकीपर सबको संबोधित करते हुए कहता है कि आइए और जरा देखिए इस सौंदर्य कन्या को। और तभी वहाँ पे मौजूद एक आदमी कहता है कि इसे मैं ले रहा हूँ। और अब वहाँ का शॉपकीपर उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि वाह सर वाह, क्या नजरें हैं आपकी, बिल्कुल सही चीज पे निशाना लगाया है आपने। और अब साओचेन भी डरते हुए जिंगमिंग से कहता है कि क्या हम भी इस लड़की पे बैट लगा सकते हैं। और अब ये सुनकर जिंगमिंग थोड़ा शॉक हो जाती है, और अब जिंगमिंग साओचेन से पूछती है कि क्या उस लड़की में कोई खास बात है, जिस पर साओचेन कहता है कि नहीं उसमें कोई भी खास बात नहीं है, भगवान ने जैसा तुम्हें बनाया वैसा उसे भी बनाया है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें एक कंपेनियन की तरह वो तुम्हारे साथ रहे और वो लड़की हमेशा तुम्हारी देखभाल करे और इससे तुम्हें भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जिस पर जिंगमिंग साओचेन को घूरते हुए कहती है कि क्या सच में तुम उसे इसीलिए ले जाना चाहते हो, जिस पर साओचेन घबराते हुए कहता है कि हाँ यार और मैं क्या सोचूंगा। तब जिंगमिंग थोड़ी देर सोचते हुए कहती है कि ठीक है फाइन, हम लोग उस पर बेट लगाएंगे। और अब ये सुनकर साओचेन भी खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी मान जाएगी। और अब हम देखते हैं कि कुछ लोग खुसर फुसर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी अभी जिस लड़के ने उस लड़की को लेने की बात कही वो लड़का दरअसल किंगजो रीजन का यंग मास्टर है, और उस यंग मास्टर का नाम जियांग चुन है। और क्या तुम लोग जानते हो कि वो तीनों रीजन बस शादी के पर्पज से यहाँ पर आया है। और अब हम देखते हैं कि मास्टर जियांग चुन की सुंदरता की तारीफ लड़कियां तो लड़कियां लड़के भी कर रहे थे, और सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अगर कोई आदमी सुंदर हो तो इनके जैसे वरना ना हो। और अब जियांग चुन भी फुल एटीट्यूड में कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है। और अब हम देखते हैं कि जिंगमिंग उस यंग मास्टर को देखकर साओचेन से कहती है कि मेरे ख्याल से हम उस लड़की की मदद नहीं कर पाएंगे, जिस पर साओचेन पूछता है क्यों, और फिर वो जिंगमिंग से पूछता है कि आखिरकार ये आदमी है कौन। जिस पर जिंगमिंग उसे बताती है कि ये किंगजो रीजन का यंग मास्टर है और इनके फैमिली के सारे लोग डायरेक्ट डिसाइपल की गिनती में आते हैं, और तीनों रीजन के कंपैरिजन में किंगजो रीजन के पास कोई बड़ी पावरफुल सेक्ट तो नहीं है, लेकिन किंगजो रीजन में बहुत सी ग्रेट फैमिली रहती है और जियांग फैमिली इन टॉप फैमिली की लिस्ट में टॉप 3 में आती है। जिसको सुनने के बाद साओचेन कहता है कि ये सब कुछ नहीं होता है, वो लोग बस एक नंबर है और उन लोगों को शुरू से टॉप 3 का टैग मिला है। और अब ये सुनने के बाद सारे लोग हैरान हो जाते हैं और जियांग चुन भी कहता है कि आखिरकार ये कह कौन रहा है। और अब जिंगमिंग साओचेन को चुप कराते हुए कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि एक ग्रेट फैमिली बनने के लिए 3 कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर चाहिए, और जियांग फैमिली इस लिस्ट में टॉप 1 पर इसलिए है क्योंकि उनके पास 10 से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर मौजूद हैं। और अब साओचेन फिर से जिंगमिंग के सामने एक्टिंग करते हुए कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो लोग हमारे तीनों रीजन से भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, जिस पर जिंगमिंग कहती है कि तीनों रीजन इस कॉन्टिनेंट का सबसे कमजोर रीजन है। और तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर जियांग चुन का एक आदमी साओचेन की तरफ उंगली बढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हो, जो यंग मास्टर जियांग चुन के सामने उनके पीछे गॉसिप कर रहे हो। और अब इतना सुनते ही साओचेन के अंदर का सुप्रीम लॉर्ड जाग जाता है और वो कहता है कि तुमने अभी जो मुझसे कहा वो एक बार फिर से कहो। और तभी हम देखते हैं कि साओचेन के बस देखने भर से ही वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, और अब साओचेन उसके सामने से गुजरते हुए कहता है कि तुमने घुटने टेक लिए इसलिए मुझे अच्छा लगा और मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ। और फिर साओचेन यंग मास्टर जिंग चुन के पास जाता है और कहता है कि उस लड़की को मैं ले जा रहा हूँ, जिस पर यंग मास्टर जिंग चुन कहता है कि तुमने जो अभी कहा वो एक बार फिर से कह के देखो। जिसको सुनने के बाद साओचेन इस सीरीज का सबसे लेजेंडरी डायलॉग कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे सामने अपनी बातों को दोहराऊं। और अब साओचेन का ऐसा जवाब सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहता है कि इस बच्चे का एटीट्यूड तो देखो। और अब साओचेन का ऐसा जवाब सुनने के बाद यंग मास्टर जियांग चुन कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं जियांग फैमिली से ताल्लुकात रखता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि साओचेन उसके सारी बातों को इग्नोर करता हुआ सीधे शॉपकीपर के पास पहुंच जाता है, और फिर साओचेन शॉपकीपर से कहता है कि इस लड़की को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, तुम बस कीमत बताओ। और अब हम देखते हैं कि वो लड़की भी साओचेन का इतना ब्रेव एटीट्यूड देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होने लगी थी, और वो लड़की भी बस साओचेन को देखे ही जा रही थी। और अब हम देखते हैं कि यंग मास्टर जियांग चुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो साओचेन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे ट्रीट करने की। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।
तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओ चैन ने जियांग फैमिली के यंग मास्टर की बेइज्जती कर दी थी और इससे उस यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और फिर वो साओ चैन के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि तुमने अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें लेकिन तभी वो कुछ सोचते हुए रुक जाता है और कहता है कि वेट ए मिनट, कोई भी इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि वो मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात करे और ये जानते हुए कि मैं जियांग फैमिली से ताल्लुकात रखता हूँ। और फिर वो अचानक कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया, मेरे ख्याल से ये बहरा है, इसलिए मेरी बातों को इसने नहीं सुना। फिर कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेरी बातों को उसने नहीं सुना तो फिर वो उसकी बातों को कैसे सुन रहा था। और फिर वो बहुत ही ज्यादा सोचते हुए कहता है कि आखिर ये कौन हो सकता है जो मुझे जलील करने की हिम्मत रखता हो। और फिर वो सोचते हुए कहता है कि क्या ये जुओ फैमिली से है या फिर ये वांग फैमिली से है। और वो काफी ज्यादा सोचते हुए कहता है कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। और फिर वो अचानक कहता है कि मुझे पता चल गया, ये कोई अनजान आदमी है जो कि बहुत ही दूर से आया होगा और उसे मेरे बारे में नहीं पता होगा। और अब यंग मास्टर जियांग हंसते हुए कहता है कि हाँ ये सही बैठ रहा है, मेरे ख्याल से ये कोई इनकारसन लेवल का बच्चा होगा जो कि यहाँ पर बीटिंग करने चला आया और इसके जैसे इनकारसन लेवल के बच्चे के लिए तो मेरा एक ही घुसा काफी है। और फिर वो अचानक कहता है कि रुको रुको एक मिनट, अगर ये कोई इनकारसन लेवल का अनजान लड़का है तो फिर ये मुझ जैसे पावरफुल आदमी से टकराने की हिम्मत कैसे कर सकता है। और ये जानते हुए कि मेरे पास बहुत सारे गार्ड है और ऊपर से मेरी पावर भी इससे कई गुना ज्यादा है। और अब ये सब सोचते सोचते उस लड़के को पसीने आने लगते हैं और वो कहता है कि हो ये लड़का तो मुझे चिंता में डाल रहा है। और अब वो लड़का जिंगमिंग की ओर देखते हुए सोचता है कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मेरे ख्याल से ये लड़का बस अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपने आप को शो ऑफ कर रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड को ये दिखाना चाहता है कि वो कितना ज्यादा बहादुर है। और अब यंग मास्टर जियांग जिंगमिंग की ओर देखते हुए कहता है कि सच में यार ये लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है, इसके लिए तो मैं भी किसी से भिड़ जाऊंगा। और अब यंग मास्टर जियांग के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि अगर मैंने किसी तरह इस लड़की को इम्प्रेस कर लिया तो फिर हमारा फ्यूचर कितना ग्रेट होगा। लेकिन तभी जिंगमिंग उसके सामने से गुजरते हुए साओ चैन के पास जाने लगती है और ये देखकर यंग मास्टर जियांग का सपना फिर से टूट जाता है और कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से ये लड़की उस लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। और फिर वो सोचते हुए कहता है कि क्या मुझे इस लड़के को मार देना चाहिए। और मारने का आइडिया आते ही उसके दिमाग में एक जोर से घंटी बजती है और कहता है कि मुझे पता चल गया, ये एक जाल है जिसमें फंसा कर ये लोग मुझे तीनों सिटी में ही मार देना चाहते हैं। और ये लड़का इस सुंदर लड़की को यहाँ पर इसलिए लाया है ताकि मैं इसके मोह जाल में फंस जाऊं और ये मुझे आसानी से मार दे। और यही सब सोचते सोचते वो खुश होता है और कहता है कि हाँ अब मुझे फाइनल रीजन मिल गया। और वो साओ चैन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे, मुझे पता चल गया कि तुम मुझे यहाँ पर मारने आए थे, लेकिन मैं इतना ज्यादा स्मार्ट हूँ कि मैंने अपने माइंड से ही तुम्हारे सारे प्लान को चौपट कर दिया। और अब उसकी ऐसी बहकी बहकी बातें सुनने के बाद साओ चैन कहता है कि ये क्या बातें कर रहा है, क्या जियांग फैमिली का सबसे बड़ा डफर यही है। और अब साओ चैन फिर से उसे इग्नोर करते हुए शॉपकीपर से बातें करने लगता है और कहता है कि मुझे अपनी बातों को रिपीट करना पसंद नहीं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे उस लड़की को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और अब यंग मास्टर जियांग जैसे ही देखता है कि साओ चैन उसे फिर से इग्नोर कर रहा है तो फिर उनका पारा एकदम 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि दरअसल ये बच्चा ही मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही सोच के यंग मास्टर जियांग फिर से शांत हो जाते हैं और वो बस साओ चैन को टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं। और अब साओ चैन यंग मास्टर जियांग की ओर इशारा करते हुए शॉपकीपर से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये आदमी बीमार है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से ये मुझे ही घूरे जा रहा है। और अब साओ चैन शॉपकीपर को पैसे देते हुए कहता है कि ठीक है छुट्टे तुम रख लेना। और अब उस लड़की के सामने वो जाते हुए कहता है कि मैं इसे लेके जा रहा हूँ। और अब यंग मास्टर जियांग उसे देखते हुए कहता है कि इस लड़के ने मेरी बेइज्जती की। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है और साओ चैन को रोकते हुए कहता है कि जरा तुम ठहरो। और अब वो यंग मास्टर जियांग के सामने जाते हुए कहता है कि मेरी कितनी खुशनसीबी है कि मैंने आपको यहाँ पर देखा। और अब वो आदमी साओ चैन को डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस चीज को चुराने की जिसके ऊपर नजरें पहले से मास्टर जियांग की पड़ गई हो। और फिर वो साओ चैन को धमकी देते हुए कहता है कि बच्चे, अगर तुम जीना चाहते हो तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ और अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। जिस पर साओ चैन हंसते हुए कहता है कि एक और आदमी आया है मेरे पास अपनी डेथ विश लेके। और अब यंग मास्टर जियांग सोचने लगता है कि आखिरकार ये आदमी है कौन और मेरी साइड क्यों ले रहा है। और फिर वो खुश होते हुए कहता है कि मुझे इससे क्या, मैं इस आदमी को यूज कर सकता हूँ उस बच्चे को मारने के लिए। लेकिन तभी उसकी दिमाग की घंटी फिर से बजती है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं सब कुछ समझ गया। और फिर वो उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम सब लोग यहाँ पे मिले हुए हो और ये तुम तीनों का प्लान है कि ये लड़का मुझे हर्ट करेगा और तुम मुझे बचाओगे। और जैसे ही तुम मुझे इस लड़के से बचाओगे तब मैं तुम पे भरोसा करने लगूंगा और जब मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करने लगूंगा तब तुम मौका देखकर मेरे सीने में चाकू घोंप दोगे। और यही वजह है कि तुम तीनों मिलकर यहाँ पर ये शो क्रिएट कर रहे हो ताकि ये सब कुछ रियलिस्टिक लगे। तुम लोग इन लोगों के सामने ऐसा दिखावा कर रहे हो कि जैसे तुम लोग अलग अलग पर्सन हो लेकिन वास्तव में तुम दोनों मिले हुए हो। और फिर वो साओ चैन को अंगूठा दिखाते हुए कहता है कि बच्चे, तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा है ना कि मैं तुम्हारे इस खतरनाक से प्लान को इतनी जल्दी भांप लूंगा। और फिर वो साओ चैन को और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए कहता है कि बच्चे, शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं अपने फैमिली में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ और मेरे लिए तुम्हारे जैसे लोगों के ट्रैप से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। और अब यंग मास्टर जियांग की ऐसी समझदारी वाली बातों को सुनने के बाद सारे लोग भी कहते हैं कि मेरे ख्याल से मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर वो लोग यंग मास्टर जियांग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वाह, यंग मास्टर जियांग कितने ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। और अब हम देखते हैं कि वो आदमी यंग मास्टर जियांग को समझाने की कोशिश करने लगता है कि मैं आपकी तरफ हूँ, मैं उन लोगों से नहीं मिला हूँ। जिस पर यंग मास्टर जियांग कहते हैं कि बस बस हो गया तुम्हारा, और ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और अब साओ चैन सोचते हुए कहता है कि क्या क्विंगजू रीजन में सारे लोग पागल हैं। और अब साओ चैन कहता है कि ऐसे लोगों से तो बात करना भी टाइम की बर्बादी है।
और अब सावचेन वहाँ से जाते हुए उस लड़की से कहता है कि तुम अब से मुझे ही फॉलो किया करोगी। और अब सावचेन उस लड़की का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर जियांग उसे वेट करने को कहता है और फिर वो उस शॉपकीपर के सामने 10,000 से भी ज्यादा गोल्ड फेंक देता है और कहता है कि मैं इस लड़की के लिए 10,000 गोल्ड देता हूँ, क्योंकि ये एक शॉप है और यहाँ पर किसी चीज के लिए जो आदमी जितनी बड़ी बोली लगाएगा वही उस चीज को ले जाएगा। और फिर यंग मास्टर जियांग कहता है कि मैंने इसके लिए आपको 300 के बजाय 10,000 गोल्ड दिए हैं, तो मेरे ख्याल से अब ये लड़की मेरी हुई। और अब इतने ज्यादा पैसे देखने के बाद उस शॉपकीपर के भी हाव भाव बदलने लगते हैं और वहाँ पर खड़े लोग भी कहते हैं कि ओ माय गॉड, 10,000 गोल्ड, इतने पैसे तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे। और अब इतने पैसे देखने के बाद जिंगमिंग भी थोड़ी शौक हो जाती है और कहती है कि इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। और अब वो शॉपकीपर सावचेन के पास जाता है और कहता है कि सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अब बिजनेस का रूल तो यही कहता है कि जो ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा वो उसी का हो जाएगा, और इसीलिए अब मुझे ये लड़की यंग मास्टर जियांग को देना होगा क्योंकि आपसे इसने कई गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। और अब यंग मास्टर जियांग मुस्कुराते हुए कहता है कि बच्चे, तुम मुझे यहाँ पे मारने आए थे और मेरी बेइज्जती करने आए थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ भी वही सब करूंगा। और फिर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि वाह क्या जीनियस हूँ मैंने उसकी चाल को उसी के ऊपर पलट दिया। और अब जिंगमिंग भी सावचेन से कहते हैं कि 10,000 गोल्ड बहुत होते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, यहाँ तक कि हमारे ब्लू क्लाउड सेक्ट के मास्टर के पास भी इतने पैसे नहीं होंगे। और तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर जियांग उस लड़की के पास आता है और कहता है कि चलो अब तुम मेरी हुई। और अब यंग मास्टर जियांग उस लड़की का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जैसी लड़की के लिए 10,000 कॉइन वर्थ है। और तभी सावचेन को अर्थ मार्शल स्किल की याद आती है और वो सीधे कहता है कि मैं इस लड़की के लिए अर्थ मार्शल स्किल को देता हूँ। और अब अर्थ मार्शल स्किल का नाम सुनते ही सारे लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में इस लड़की के पास अर्थ मार्शल स्किल होगा। और अब जिंगमिंग भी हैरान होकर पूछती है कि क्या। और अब सावचेन गुस्सा होते हुए कहता है कि जवाब दो मुझे, क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए। जिस पर यंग मास्टर जियांग कहते हैं कि भला तुम अर्थ मार्शल स्किल का कंपैरिजन पैसों से कैसे कर सकते हो, ये तो इतना कीमती ट्रेजर है कि ये सिर्फ जियांग फैमिली के पास ही मौजूद है। और फिर वो अचानक रुकते हुए कहता है कि ये मैं क्या बोलने जा रहा था, अभी अभी मैं अपनी जियांग फैमिली का सीक्रेट खोल देता। और अब यंग मास्टर जियांग सावचेन के पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास सच में अर्थ लेवल की मैनुअल्स हैं तो फर्स्ट क्लास अर्थ लेवल के मैनुअल की कीमत कम से कम 30,000 गोल्ड होगी, और ये अर्थ लेवल के मैनुअल जितने ज्यादा क्लास में फर्स्ट होंगे उतने ज्यादा तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे। जिस पर सावचेन डायरेक्ट कहता है कि मैं फर्स्ट क्लास अर्थ लेवल मार्शल आर्ट के मैनुअल के लिए इस लड़की को एक्सचेंज करता हूँ। और अब ये सुनने के बाद वहाँ पर काफी लोगों को अपने कानों पे भरोसा नहीं होता और कहता है कि इस लड़के ने अभी अभी क्या कहा। जिस पर उसके बगल में खड़ा आदमी बताता है कि दरअसल अभी अभी इस लड़के ने उस लड़की के लिए एक अर्थ लेवल के फर्स्ट क्लास मार्शल आर्ट स्किल को बेच दिया। और अब ये सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद लोग अपना माथा पीटने लगते हैं और कहते हैं कि भला एक लड़की के लिए कोई अर्थ लेवल के मैनुअल को कैसे दांव पे लगा सकता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचेन ने उस लड़की के लिए अर्थ लेवल की फर्स्ट क्लास मार्शल आर्ट मैनुअल को बीट कर दिया था, और ये सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग अपना अपना सर पीटने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि यंग मास्टर जियांग के हाथों उन्हें भेजवा दूंगा। और अब ये कहकर सावचेन वहाँ से जिंगमिंग और उस लड़की को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और अब ये सुनने के बाद यंग मास्टर जियांग बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और वो सावचेन से कहते हैं कि मैं तो सच में सीरियस हो गया था कि कहीं सच में तुम्हारे पास अर्थ लेवल के मैनुअल्स तो नहीं है। और फिर वो सावचेन से कहता है कि तुम तो एक नंबर के झूठे निकले। और अब जाते हुए जिंगमिंग सावचेन से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारे पास अर्थ लेवल के मैनुअल्स हैं। जिस पर सावचेन जिंगमिंग के सर पे अपना हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से कहता है कि तुम्हें इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो जिंगमिंग से कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और तुम दोनों जाके मेरा बाहर वेट करो। और ये कहकर जिंगमिंग और उस लड़की को सावचेन बाहर भेज देता है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से मास्टर जियांग का एक आदमी सावचेन को रोकने के लिए आता है और वो सावचेन की ओर हमला करते हुए बढ़ता है और कहता है कि बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस चीज को ले जाने की जो मास्टर जियांग को पसंद आ गई हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सावचेन का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो आदमी सावचेन को टच भी नहीं कर पाता और सावचेन के बस देखने भर से ही वो आदमी काफी दूर जाके गिर जाता है। और अब उस आदमी की हालत देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो भी खत्म हो गया हो। और अब ये देखने के बाद वहाँ के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो लोग कहते हैं कि आखिरकार उस बच्चे को मारने के लिए तो ये गया था, तो फिर उस बच्चे की जगह यहाँ पर आके ये क्यों लेटा है। और अब ये देखने के बाद मास्टर जियांग भी सोचने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और अब हम उस मास्टर को देखते हैं जो काफी देर से सावचेन के ऊपर नजर बनाए रखा था। वो कहता है कि इस लड़के ने तो बिना छुए ही इस आदमी को मौत के घाट उतार दिया और ऐसा कारनामा तो मैं भी नहीं कर सकता, जबकि मैं थियोलॉजी लेवल के 9वें लेवल तक पहुंच चुका हूं। और अब सावचेन के शक्तियों का अंदाजा लगाते हुए वो आदमी कहता है कि मेरे ख्याल से अभी मुझे उस लड़के के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि सावचेन और जिंगमिंग फिर से बात करते हुए जाने लगते हैं। और फिर जिंगमिंग सावचेन से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब से तुम जागे हो तब से तुम बहुत ही ज्यादा चेंज हो गए हो। जिस पर सावचेन जिंगमिंग के सर पे अपना हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं वही सावचेन हूँ। और अब हम देखते हैं कि जब वो तीनों लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तब वो लड़की को खाने की सुगंध बहुत ही अच्छी लगती है और वो लड़की उस दुकान में जाके सीधे उन ब्रेड्स को देखने लगती है। और अब ये देखकर सावचेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा
गुस्सा आ जाता है और कहता है कि हमने ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर सारे पैसे खर्च कर दिए और अगर तुम्हारा ध्यान दोबारा बस खाने पे रहा तो हम तुम्हें वहीं पे ले जाके छोड़ देंगे। और अब जिंगमिंग उस लड़की से बात करते हुए कहती है कि तुम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही हो, क्या तुम बातें नहीं कर सकती? जिस पर वो लड़की अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहती है। और अब सावचन अपने कम्युनिकेशन डिवाइस की ओर देखते हुए कहता है कि हाँ अब ये फाइनली स्टार्ट होने लगा है। जिस पर जिंगमिंग सावचन से पूछती है कि आखिर क्या स्टार्ट होने लगा है, जिस पर सावचन उसके बातों को टालते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं, ये तो बस ऐसे ही था। और फिर सावचन कहता है कि चलो ठीक है अब शॉपिंग करते हैं, जिस पर जिंगमिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और अब सीन चेंज होता है और हमें स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर को दिखाया जाता है जो अपने सैनिकों को ऑर्डर दे रहे होते हैं और अपने सारे सैनिकों से कह रहे होते हैं कि कमांडर ब्लू क्लाउड सेक्ट इन दिनों बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गया है और ब्लू क्लाउड सेक्ट को उसकी औकात दिखाने के लिए आज हम उनके ऊपर हमला करने वाले हैं। जिस पर सारे सैनिक एक साथ कहते हैं कि हाँ हम लोग ब्लू क्लाउड सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जियांग फैमिली का वो यंग मास्टर अपने ग्रैंडपा के सामने झुका हुआ होता है और अब उसके ग्रैंडपा उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम सच में एक बहुत ही बड़े यूजलेस हो, क्योंकि तुम तीनों रीजन जैसे कमजोर रीजन से भी हार के आ जाते हो। और अब जियांग चुन कहता है कि दरअसल ग्रैंडपा मैं उससे डरा नहीं था, लेकिन उस लड़के की फोर्स पावर इतनी ज्यादा थी कि मैंने उस तरह की फोर्स पावर कभी भी नहीं देखी थी और उस लड़के की फोर्स पावर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो लड़का आपके फोर्स पावर के बराबर हो। और अब उसके ग्रैंडपा उसके ऊपर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम खुद को मेरा ग्रैंडसन कहते हो। और फिर वो आगे कहते हैं कि मेरे ख्याल से वो लड़का अपने साथ खुद एक तालिस्मान को रखता होगा, तभी उसकी ऑरा पावर और भी ज्यादा बढ़ते जाती है। और फिर वो अपने ग्रैंडसन से कहता है कि बेटा देखो तुम एक थियोरजी लेवल के पीक लेवल का वॉरियर हो और तुम्हारी सेना में तुम्हारे साथ कम से कम एक कॉम्बिनेशन रिलम का वॉरियर जरूर मौजूद होगा। और अगर रही बात तीनों रीजन की तो फिर वहाँ पर कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है जो इतना ज्यादा पावरफुल हो। और अगर पूरे तीनों रीजन में कोई पावरफुल है तो बस वहाँ का एक स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर है। जिस पर यंग मास्टर जियांग चुन भी कहता है कि हाँ ग्रैंडपा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से होपलेस हो चुका हूँ। जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है आज मैं तुमसे यहाँ पे मिलने आऊंगा और मैं तुम्हारे साथ एक और काम को खत्म करूंगा। जिस पर जियांग चुन पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि वो काम क्या है। जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे फैमिली हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला कि हमें एक सेक्ट को खत्म करना है और उसके ऊपर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेना है और मैं ये जिम्मेवारी तुम पे छोड़ता हूँ और इस काम को कैसे खत्म करना है इसके लिए तुम्हें एल्डर फेंग तुम्हें असिस्ट करेंगे। तो गाइस नाम से कंफ्यूज मत होना, ये वो एल्डर फेंग नहीं है जिसे सावचन ने मारा था, ये इन लोगों का एल्डर फेंग है। और अब उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि इस मिशन के लिए एल्डर फेंग बहुत ही जरूरी है, इसलिए तुम्हें उनके ऑर्डर को हर तरह से फॉलो करना होगा। और अब जियांग चुन एल्डर फेंग के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि एल्डर फेंग इतने पावरफुल वॉरियर है कि उन्होंने कॉम्बिनेशन रिलम को कई साल पहले ही हासिल कर लिया था और मेरे ख्याल से अभी तक तो वो कॉम्बिनेशन रिलम के तीसरे लेवल तक पहुंच गए होंगे और मुझे नहीं लगता कि अगर वो मुझे गाइड करेंगे तो मैं इस मिशन में किसी तरह से भी फेल होऊंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि तीनों रीजन के 3 मेजर सेट जो कि हेवनली स्वॉर्ड सेट, फ्लेमिंग स्कॉर्चिंग सेट और कल्टीवेटन वैली है, वो तीनों अपनी सेना को लेकर सीधे ब्लू क्लाउड सेक्ट के मेन गेट के पास पहुंच जाते हैं। और अब वहाँ के डिसाइपल ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि देखो वो तीनों सेक्ट हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। और अब हम देखते हैं कि एक लड़का रोते हुए कहता है कि मैं अभी नहीं मरना चाहता क्योंकि मैं अभी भी सिंगल हूँ। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद आके वापस मिल लूंगा क्योंकि इस शहर में मुझे भी थोड़ा अपना पर्सनल काम है। और अब सावचन उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि जैसा वो बोलेगी वैसा तुम करना, ठीक है? जिस पर वो लड़की भी हाँ में इशारा करती है। और अब जिंगमिंग सावचन को एक रेस्टोरेंट का नाम बताती है और कहती है कि जब तुम लौट जाओ तब तुम वहीं पे आना, हम तुम्हारा वहीं पे वेट करेंगे और हम सब मिलके वहाँ पे एक साथ खाना खाएंगे। जिस पे सावचन भी हाँ कहता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचन ने जिंगमिंग से कहा था कि मुझे इस शहर में थोड़ा काम है और मैं थोड़ी देर में उन काम को निपटा के आ जाऊंगा। और अब हम देखते हैं कि दिनसिंगलिंग कम्युनिकेशन डिवाइस में सावचन को मैसेज कर रहा होता है कि जल्द से जल्द 2 घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करो क्योंकि तीनों मेजर सेक्ट के लोग अपनी अपनी फौज के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनकी सेना में कम से कम 10 कल्टिवेटर ऐसे होंगे जो की थियोरजी लेवल पे पहुँच चुके हैं। और अब हम देखते हैं कि दिनसिंगलिंग को भी थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगता है और वो सोचने लगता है कि जब तक स्काईलॉर्ड ना आ जाए तब तक मैं इन लोगों को आखिर रोकूं कैसे। और अब हम देखते हैं कि तीनों एल्डर्स एक साथ दिनसिंगलिंग से कहते हैं कि हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं कि तुम और तुम्हारे सारे ब्लू क्लाउड सेक्ट के लोग हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दे, तो फिर हम ब्लू क्लाउड सेक्ट के लोगों को जिंदा रहने देंगे। जिस पर दिनसिंगलिंग कहते हैं कि मुझे 2 घंटों का समय दो ताकि मैं इसके लिए अच्छे से विचार कर पाऊं। और अब दिनसिंगलिंग की ऐसी बातें सुनने के बाद सारे डिसाइपल्स घबराने लगते हैं और कहते हैं कि क्या मास्टर ने अभी अभी सरेंडर करने की बात कही। और अब स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर कहता है कि दिनसिंगलिंग तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी इन चालबाजियों में फंस जाएंगे। और फिर वो आगे कहते हैं कि तुम्हें 2 घंटे की कोई भी मोहलत नहीं मिलने वाली, हम अभी के अभी पूरे ब्लू क्लाउड सेक्ट को खत्म कर देंगे। और अब वो लेडी एल्डर भी कहती है कि तुम लोग सरेंडर कर रहे हो या नहीं, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम तीनों को एक साथ देखने के बाद तुम्हारे होश उड़ गए हैं। जिस पर फ्लेमिंग स्कॉर्चिंग सेट का एल्डर भी कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम लोगों के पास अब बस 2 ही रास्ते हैं, या तुम मरो या फिर सरेंडर करो। और अब उन लोगों की धमकियां सुनने के बाद दिनसिंगलिंग भी कहता है कि तुम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि स्काईलॉर्ड की शक्तियां कहां तक है और वो क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं ही तुम लोगों के लिए काफी हूँ तुम सबको यहाँ से खत्म करने के लिए। और ये कहते हैं दिनसिंगलिंग चीफ और बाकी एल्डर के साथ अपनी अपनी ऑरा को बाहर निकालने लगते हैं। और
और अब ये देखने के बाद स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर भी कहता है कि हाँ ये हुई ना बात, चलो अब फाइट करते हैं। और अब लेडी एल्डर भी कहती है कि इन गधों को लगता है कि ये लोग हमसे जीत जाएंगे। और अब मास्टर हाओ भी अपना ऑरा निकालते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से दिन सिंगलिंग सच में पागल हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि दिन सिंगलिंग और बाकी के एल्डर मिलकर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं, जिसको देखने के बाद तीनों एल्डर्स को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और अब सारे लोग भी हैरान होते हुए देखते हैं और कहते हैं कि आखिरकार दिन सिंगलिंग करना क्या चाह रहा है। और अब इधर ब्लू क्लाउड सेक्ट के अंदर डिसाइबल्स को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये हो क्या गया। और अब दिन सिंगलिंग स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम लोगों से फाइट करूंगा? मुझे बहुत ही अच्छे से पता था कि अगर मैं तुम लोगों से फाइट करूंगा तो फिर मैं जरूर मारा जाता और मेरे सेक्ट के लोग भी मारे जाएंगे। और फिर दिन सिंगलिंग आगे कहता है कि इस फॉर्मेशन का नाम क्रिस्टियल सर्कल फॉर्मेशन है और ये ब्लू क्लाउड सेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन है। और अगर तुम लोगों ने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया तो फिर मैं जरूर ऐसे चकित रह जाऊंगा। और अब ये सुनने के बाद स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि दिन सिंगलिंग तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही पहले से पता था कि तुम एक नंबर के डरपोक हो और तुम्हारे सेक्ट के सारे लोग भी डरपोक हैं। और तुम जैसे डरपोक लोगों से लड़ने के लिए इतनी बड़ी सेना लेके आ जाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। और फिर वो आगे कहता है कि चलो देखते हैं कि ये फॉर्मेशन तुम्हें कितनी देर तक बचा पाएगा। और अब ये सब देखने के बाद वो लेडी एल्डर भी कहती है कि मेरे ख्याल से ब्लू क्लाउड सेक्ट में अभी स्काईलॉर्ड मौजूद नहीं है और इसीलिए दिन सिंगलिंग अटैक करने के बजाय डिफेंस कर रहा है। जिस पर फ्लेमिंग स्कॉर्चिंग सेक्ट का एल्डर भी कहते हैं कि हाँ मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि मुझे जैसा लगता है दिन सिंगलिंग इतना भी कमजोर नहीं है। और अब ये सुनने के बाद स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर अपने सैनिकों से कहता है कि सारे लोग मिलकर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बीम के साथ उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करेंगे और जब तक वो फॉर्मेशन टूट ना जाए तब तक उसके ऊपर अटैक रुकना नहीं चाहिए। और अब हम देखते हैं कि सारे सैनिक मिलकर उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहली बार में उस फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं होता है। और अब ये देखने के बाद स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर कहता है कि हाँ मेरे ख्याल से दिन सिंगलिंग में थोड़ी सी पावर तो जरूर है। और अब वो स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर अपने थ्योरजी लेवल के वॉरियर्स को आगे करता है और फिर वो कहते हैं कि चलो अब देखते हैं कि क्या ये फॉर्मेशन अभी भी इन लोगों को बचा पाती है या नहीं। और अब सारे थ्योरजी लेवल के वॉरियर्स अपनी पावर को मिलाकर उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अब दिन सिंगलिंग उस अटैक को देखते हुए सोचने लगता है कि भले ये लोग कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, ये फॉर्मेशन इतनी जल्दी तो नहीं टूटने वाला और इतने थ्योरजी लेवल के वॉरियर्स के अटैक से ये फॉर्मेशन को स्क्रैच तक भी नहीं आया है। और फिर वो आगे कहते हैं कि ब्लू क्लाउड सेक्ट के ग्रैंड मास्टर ने इस फॉर्मेशन को मुझे पास आउट किया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि इस फॉर्मेशन को तभी तोड़ा जा सकता है जब कॉम्बिनेशन रिलम या फिर उससे अपर लेवल का वॉरियर इसके ऊपर अटैक करे। और मैं तो बस अब इतना ही उम्मीद कर सकता हूँ कि स्काईलॉर्ड के आ जाने तक ये फॉर्मेशन कम से कम इन्हें संभाल ले। और अब ब्लू क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल उस फॉर्मेशन के अंदर से उन्हें चिढ़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग ब्लू क्लाउड सेक्ट को एलिमिनेट करने आए थे, तो अब क्या बाहर बैठ के भजिया तल रहे हो? हिम्मत है तो मर्द की तरह इस फॉर्मेशन के अंदर आओ और हमें खत्म करके दिखाओ। जिस पर बाहर के डिसाइपल भी चिढ़ते हुए कहते हैं कि तुम लोग भगोड़े हो, अगर हिम्मत है तो अपने मास्टर से कहो कि उस फॉर्मेशन को बंद कर दे, फिर हम लोग अंदर आके बताएंगे कि हम लोग बाहर भजिया तल रहे थे या फिर मछली। और ये सीन काफी ज्यादा फनी था। और अब स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर कहता है कि ये फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और फिर वो दोनों एल्डर से कहता है कि अब हम तीनों को ही मिलकर कुछ करना होगा। और अब हम देखते हैं कि वो तीनों एल्डर अपनी अपनी मार्शल सोल को निकाल लेते हैं और फिर वो तीनों मिलकर एक साथ उस फॉर्मेशन के ऊपर अपना अटैक कर देते हैं। और अब उस अटैक के कारण उस फॉर्मेशन में एक बहुत ही बड़ी दरार आ जाती है। और अब वो स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर हंसते हुए कहता है कि ठीक है अब वो फॉर्मेशन टूट चुका है तो सारे लोग मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। और अब इतना सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे लोग मिलकर उस फॉर्मेशन के ऊपर अपना अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि इतने पावरफुल अटैक के कारण वो फॉर्मेशन टूट के गिरने लगता है। और अब ब्लू क्लाउड सेक्ट के सारे डिसाइपल फिर से रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा हो गया और अब हम ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेंगे। और अब उस फॉर्मेशन के पूरी तरह से टूटते ही स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर कहता है कि ठीक है उन्हें जरा सा भी मौका नहीं मिलने पाए, चलो सारे लोग फिर से उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दो। और अब दिन सिंगलिंग भी अपने सारे डिसाइपल से कहता है कि ठीक है अब हम लोग भी फाइट करेंगे। और अब इतना कहते ही वहाँ पर एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है जहाँ पर जिसके हाथों जो लगा उसको पीट दे रहा है। और अब हम देखते हैं कि इस लड़ाई में ब्लू क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स बहुत ही बुरी तरह से पिटते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास वॉरियर भी काफी ज्यादा थे और उनकी लेवल भी काफी ज्यादा हाई थी। और एनिमी की टीम में 3 मेजर सेक्ट के एल्डर भी मौजूद थे और वो लोग अपनी मार्शल सोल का यूज करते हुए ब्लू सेक्ट के डिसाइपल्स को तो बिल्कुल बच्चों की तरह मार रहे थे। और अब हम देखते हैं कि दिन सिंगलिंग और स्वॉर्ड सेक्ट का वो एल्डर आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, जिस पर वो स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर कहता है दिन सिंगलिंग तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तुम खुद को सेक्ट मास्टर कहते हो। और ये कहते ही वो अपने अटैक से दिन सिंगलिंग को काफी दूर धकेल देता है। और अब हम देखते हैं कि इससे दिन सिंगलिंग काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, लेकिन वो स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर अभी भी नहीं रुकता और दिन सिंगलिंग के ऊपर फिर से एक और अटैक कर देता है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर दिन सिंगलिंग के सर को अपने जूतों से दबाते हुए कहता है कि दिन सिंगलिंग क्या तुम वही आदमी हो जिसने ये धमकी दी थी कि हम लोग तुम्हारे सामने सबमिट कर दे वरना तुम लोग हमें मार दोगे। और फिर वो दिन सिंगलिंग को और भी ज्यादा अपने जूतों से कुचलता हुआ कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब सब कुछ खत्म हो गया। जिस पर दिन सिंगलिंग हंसते हुए कहता है कि क्या तुम लोग श्योर हो कि तुम लोग जीत गए। और अब दिन सिंगलिंग को हंसता हुआ देखकर वो स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे जूते के नीचे हो और फिर भी तुम हंस क्यों रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि दिन सिंगलिंग के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सीनियर फाइनली आप आ ही गए। जिस पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या। और फिर सारे लोगों की नजर आसमान में पड़ती है और यहीं पे एक बहुत ही आइकॉनिक एंट्री होती है हमारे स्काईलॉर्ड की, जो कि आसमान में उड़ रहा होता है। और जिसको देखने के बाद सारे लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये है कौन। और अब स्काईलॉर्ड कहता है कि तुम लोगों के पास 1 सेकंड का
समय है, खुद को सरेंडर कर दो और मेरे सामने झुक जाओ, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते हो तो मैं दूसरे सेकंड ही सबको खत्म कर दूंगा। और अब दिनसिलिंग भी उठ के बैठते हुए कहते हैं कि लो हमारे सीनियर आ गए, तुम लोगों को जितना देखना है जी भर के देख लो। और अब चीफ भी कहते हैं कि यही है हमारे सीनियर स्काई लॉर्ड। और अब बाकी के डिसाइपल भी कहते हैं कि स्काई लॉर्ड आ चुके हैं और तुम लोग बस अपनी मौत का इंतजार करो। और अब शॉर्ट सेट का एल्डर कहता है कि अच्छा तो तुम हो स्काई लॉर्ड। और फिर वो आगे कहते हैं कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम अपने मार्क्स को हमारे सामने उतार के दिखाओ। जिस पर एल्डर हाउ भी कहते हैं कि हाँ अगर तुम्हें गट्स है तो तुम अपने मार्क्स को उतार के दिखाओ, ताकि हम में से यहाँ जितने भी लोग मौजूद है वो सारे तुम्हारे भद्दे चेहरे को देख सके। जिस पर स्काई लॉर्ड कहता है कि तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम सबके सामने अपना मार्क्स यहाँ पे उतार के दिखाऊं। और फिर स्काई लॉर्ड आगे कहते हैं कि वेल ये हो सकता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तीनों मेजर सेक्ट के एल्डर और उनकी पावरफुल सेना की मदद से उन्होंने ब्लू क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स और एल्डर का बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। और अब शॉर्ट सेक्ट का एल्डर दिनसिलिंग को मारने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्काई लॉर्ड आ जाते हैं। और अब वहाँ पे मौजूद सारे एल्डर स्काई लॉर्ड की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि तुम तो एक डरपोक हो क्योंकि तुम मार्क्स पहने हो, और अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो तुम अपने मार्क्स को उतार के अपना चेहरा सबके सामने दिखाओ। जिस पर स्काई लॉर्ड कहता है कि हाँ ये हो सकता है, और ये कहते हुए वो नीचे की ओर उतरने लगता है। और अब सारे सैनिकों से ऐसे उतरता हुआ देखकर सोचने लगते हैं कि क्या ये हमें पीट देगा। और अब हम देखते हैं कि स्काई लॉर्ड जमीन पे उतर चुका होता है और वो सबको कहता है कि मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, और तुम लोगों में से किसी के पास भी अगर हिम्मत है तो मेरे मार्क्स को उतार के दिखाओ। और फिर स्काई लॉर्ड कहता है कि तुम लोग आके यहाँ पे ट्राई क्यों नहीं करते। और अब शॉर्ट सेक्ट का मास्टर कहता है कि ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। और फिर शॉर्ट सेक्ट का मास्टर कहता है कि ठीक है सबसे पहले मैं ही जाके उस लड़के का मार्क्स को उतारता हूँ। और ये कहकर वो स्काई लॉर्ड की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो रुक जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि दिनसिलिंग भी कम पावरफुल वॉरियर नहीं है, उसके पास भी थियोरजी लेवल के 8वें लेवल की पावर है। और अगर उसके जैसा पावरफुल वॉरियर अपने आप को इस आदमी के सामने सबमिट करता है तो मेरे ख्याल से जरूर इस बच्चे में कोई न कोई स्किल तो जरूर होगी। और अब शॉर्ट सेक्ट के एल्डर को ऐसे चुपचाप खड़ा होते देखकर एल्डर हावन से पूछते हैं कि तुम रुक क्यों गए, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो ठीक है मैं पहले जाता हूँ इस बच्चे का मार्क्स हटाने के लिए। और इतना कहते ही एल्डर हाउ सीधे स्काई लॉर्ड के ऊपर जाके अटैक कर देते हैं, लेकिन एल्डर हाउ स्काई लॉर्ड को टच भी कर पाते उससे पहले स्काई लॉर्ड अपनी स्काई रोर वाली स्किल का यूज करता है। और अब इस स्किल को देखने के बाद वहाँ पे मौजूद सारे लोगों की तस्रीफ फट जाती है और वो लोग कहते हैं कि इस लड़के के पास ये अर्थ लेवल की स्किल कहाँ से आई। और अब शॉर्ट सेक्ट का मास्टर सोचने लगता है कि आखिरकार ये कितने लेवल पे होगा जो इसके पास अर्थ लेवल की स्किल मौजूद है। और अब हम देखते हैं कि स्काई लॉर्ड के उस अटैक से एल्डर हाउ का काम तमाम हो जाता है। और अब ये देखने के बाद ब्लू सेक्ट के डिसाइपल भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे स्काई लॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब स्काई लॉर्ड अपने उंगलियों से उसे टच करते हुए गिराता है और कहता है कि इतना बेकार इंसान था, बस एक ही अटैक में खत्म हो गया। और अब स्काई लॉर्ड कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए एक करके आके मेरा टाइम जाया मत करो, सब लोग एक साथ आओ। जिस पर शॉर्ट सेक्ट का मास्टर भी कहता है कि अगर बच्चे तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो ठीक है हम लोग तुम पे एक साथ अटैक करेंगे। जिस पर कल्टिवेटिंग वैली की लीडर कहती है कि नहीं मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ, क्योंकि इतने सारे वॉरियर और एल्डर मिलकर सिर्फ एक ही पर्सन पे अटैक करेंगे और ये काफी ज्यादा सेमफुल बात है। और अब दिनसिलिंग भी शॉर्ट सेक्ट के एल्डर से कहते हैं कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि तुम सारे इतने एल्डर और मास्टर मिलकर सिर्फ एक ही पर्सन पे अटैक करोगे, वो भी एक साथ। जिस पर शॉर्ट सेक्ट का एल्डर कहता है कि शर्म कैसी शर्म, अगर तुम में से कोई बचेगा तब तो मुझे शर्म आएगी। और इतना कहते ही वो अपने सारे वॉरियर और एल्डर को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। और अब स्काई लॉर्ड उन लोगों से बहुत ही आसान तरीकों से बच रहा होता है और एक एक करके सबको पछाड़ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर हाउ भी अभी तक मरे नहीं थे और वो अपने फ्लेमिंग पाल्म वाली स्किल का यूज करते हुए सीधे स्काई लॉर्ड के ऊपर पीछे से हमला करते हैं, लेकिन स्काई लॉर्ड उसके इस अटैक से भी बच जाता है और उसे एक किक मारता है जिसके कारण फिर से वो जमीन पे जाके गिर जाते हैं। और अब स्काई लॉर्ड भी नीचे जमीन पे उसके छाती पे अपना पैर रखते हुए कहता है कि तुम यहीं पे लेटे रहो, तुम्हें खड़े होने को किसने कहा। और अब हम देखते हैं कि एल्डर हाउ स्काई लॉर्ड के बस पैर रखने से ही आधे जमीन में घुस जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सेक्ट का वो मास्टर एक बहुत ही बड़ी स्किल को जनरेट करने लगता है। और फिर शॉर्ट सेक्ट का मास्टर कहता है कि बच्चे अब मैं देखता हूँ क्या तुम इस अटैक को भी झेल पाते हो या फिर नहीं। और अब स्काई लॉर्ड उस अटैक को देखते हुए सोचने लगता है कि इस अटैक का नाम तो 10,000 स्वॉर्ड है और ये अर्थ लेवल का 7th क्लास का मार्शल आर्ट स्किल है। और अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सेक्ट के एल्डर सीधे उस अटैक को स्काई लॉर्ड की तरफ भेज देते हैं। और अब इस अटैक को देखने के बाद वहाँ पे मौजूद लोग भी सोचने लगते हैं कि क्या स्काई लॉर्ड इस अटैक को रोक पाएगा, क्योंकि शॉर्ट सेक्ट का मास्टर टोटल 10,000 से भी ज्यादा स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा है। और अगर ये अटैक स्काई लॉर्ड को लग जाता है तो फिर उसके बॉडी के तो पीस हो जाएंगे। और अब स्काई लॉर्ड उस अटैक को देखते हुए हंसने लगता है और फिर अपने मन में कहता है कि लोग मेरी चिंता कर रहे हैं, अगर स्वॉर्ड सुप्रीम मास्टर ने स्वॉर्ड के इतने कमजोर अटैक को देख लिया होता तो शर्म के मारे वो अभी तक मर जाते। और अब हम देखते हैं कि वो सारे स्वॉर्ड आके स्काई लॉर्ड को लगने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी स्काई लॉर्ड अपने हेवनली डीमन पाल्म का यूज करता है और स्काई लॉर्ड का पाल्म उन सारे स्वॉर्ड को रोक लेता है और वो सारे स्वॉर्ड वहीं जमीन पे जाके बिखर जाते हैं। और अब स्काई लॉर्ड शॉर्ट सेक्ट के मास्टर से कहता है कि तुम्हारी स्किल तो बहुत ही ज्यादा घटिया है, क्योंकि तुम्हारे 7th क्लास के अटैक को मेरे बस 3rd क्लास के अटैक नहीं खत्म कर दिया। और अब ये देखने के बाद शॉर्ट सेक्ट के मास्टर को भी थोड़ा शक होने लगता है और कहता है कि ये लड़का तो मुझे अब अंदर से डरा रहा है, क्योंकि आज तक मैंने 10,000 स्वॉर्ड वाली पावरफुल स्किल को किसी के सामने यूज नहीं की थी, लेकिन इतनी पावरफुल स्किल यूज करने
के बावजूद भी इस बच्चे को एक खरोच तक नहीं आई है। लेकिन अचानक स्वॉर्ड सेट का मास्टर एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि ये सब इतनी जल्दी खत्म हो गया। और तभी हम देखते हैं कि जमीन में पड़े तलवारों के छोटे छोटे टुकड़े जाके सीधे स्काईलॉर्ड के शरीर में घुस जाते हैं और कुछ टुकड़े तो सीधे उसके शरीर से आर पार हो जाते हैं। और अब ये देखकर स्वॉर्ड सेट का मास्टर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता। और अब ये देखने के बाद दी सीलिंग चीफ और बाकी के लोग भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं स्काईलॉर्ड। और अब दी सीलिंग स्वॉर्ड सेट के मास्टर से कहते हैं कि तुमने ऐसी नीच हरकतें करके अपनी औकात तो दिखा ही दी। जिस पर स्वॉर्ड सेट का मास्टर कहता है कि ये सब मेरी स्किल के ही अंतर्गत आता है और मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है और वैसे भी लड़ाई में बस जीत या हार देखी जाती है। और अब हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड जमीन पे गिर चुका होता है और उसका सारा ब्लड जमीन पे फैलने लगता है। और अब दी सीलिंग स्काईलॉर्ड की ओर देखते हुए सोचने लगता है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया। और अब दी सीलिंग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हुए सोचने लगते हैं कि नहीं, इतनी जल्दी तो सब कुछ नहीं खत्म हो सकता। और अब हम देखते हैं कि ब्लू क्लाउड सेट के सारे डिसाइपल अपने मास्टर की तारीफ करने लगते हैं और अपने मास्टर की जय जयकारा करते हुए कहते हैं कि देखा हमारे मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और अब स्वॉर्ड सेट का मास्टर भी अपने लोगों के साथ सबके सामने दी सीलिंग का मजाक उड़ाने लगते हैं और दी सीलिंग की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि देखो इस यूजलेस आदमी को, जो एक अनजान मिस्ट्री मैन के भरोसे हम लोगों से भिड़ने के लिए चला आया था। और तभी हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड फिर से खड़ा हो जाता है और वो अपने सर को खुजाते हुए कहता है कि तुम लोग कितने ज्यादा शोर करते हो। और अब स्काईलॉर्ड को फिर से जिंदा देखकर सारे लोगों की जान में जान आती है और फिर वो लोग कहते हैं कि जिंदा है भाई, अपना जिंदा है। और अब दी सीलिंग भी चैन की सांस लेते हुए कहते हैं कि इसने तो मुझे डरा ही दिया था। जिस पर चीफ कहते हैं कि हाँ, मैं भी थोड़ा डर गया था। और अब स्काईलॉर्ड को फिर से जिंदा देखने के बाद स्वॉर्ड सेट का एल्डर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे स्वॉर्ड के टुकड़ों ने इसके शरीर को छल्ली कर दिया था। और अब हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड स्वॉर्ड सेट के मास्टर की ओर बढ़ने लगता है और ये देखकर स्वॉर्ड सेट का मास्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो स्काईलॉर्ड से कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। और अब स्काईलॉर्ड उसके एकदम से सामने पहुंच जाता है और उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, मुझे मार के दिखाओ। और ये कहकर स्काईलॉर्ड उस स्वॉर्ड सेट के एल्डर के सामने एकदम से हाथ में हाथ रख के खड़ा हो जाता है। और अब ये देखने के बाद स्वॉर्ड सेट के एल्डर को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और अब स्काईलॉर्ड थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे अपनी बातों को रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने कहा मुझ पे हिट करो। और अब स्वॉर्ड सेट का मास्टर काफी हिम्मत करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे सबके सामने जलील कर रहे हो, लेकिन तुम ये बिल्कुल भी मत समझो कि तुम जीत चुके हो, अभी भी मेरे पास काफी मूव है जो तुम्हें हरा सकते हैं। और अब दी सीलिंग भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, ये बात तो है, ये लड़का जलील कर करके मारता है। और अब हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेट के एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो स्काईलॉर्ड से कहता है कि तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊं। फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि स्काईलॉर्ड ध्यान से देखो, ये है मेरी डेस्टिनी थ्योरजी पावर। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी थ्योरजी पावर को बाहर निकालने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड होता है। और फिर वो अपने पावर को जनरेट करते हुए कहता है कि ध्यान से देखो, ये है हमारे स्वॉर्ड माउंटेन का सीक्रेट स्पेल। और अब हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड मास्टर के अगल बगल में टोटल 5 स्वॉर्ड आ जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़े होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये है अर्थ लेवल क्लास 8 की लाइटनिंग स्वॉर्ड स्किल, जो कि कॉम्बिनेशन है हमारे डेस्टिनी थ्योरजी और हमारे सीक्रेट स्पेल की। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर को भी खत्म कर दे। और ये कहते ही वो उन 5 तलवारों को सीधे स्काईलॉर्ड की तरफ भेज देता है। और ये सब देखने के बाद स्काईलॉर्ड कहता है कि मेरे कद्दू का पावरफुल अटैक, ये अटैक तो उस अटैक से कई गुना ज्यादा कमजोर है जो उस दिन उस आदमी ने मेरे ऊपर किया था जब वो लोग जिंगमिंग को लेने के लिए आए थे। कम से कम उस जियांग के बच्चे ने मेरी बॉडी के डिफेंस बैरियर को तो तोड़ा था। और अब हम देखते हैं कि वो 5 स्वॉर्ड जैसे स्काईलॉर्ड से टकराते हैं, वो 5 के 5 चूर चूर हो जाते हैं। और अब ये देखने के बाद स्वॉर्ड सेट के एल्डर का मुंह तो देखने लायक था और अब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो जिंदा लाश बन गए हो। और अब वहाँ पे मौजूद सारे सेट के लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे ने अभी अभी क्लास 8 के अटैक को रोका है, वो अभी बिना कुछ किए। और अब हम देखते हैं कि कल्टीवेटिंग वैली की एल्डर बहुत ही ध्यान से स्काईलॉर्ड को देख रही होती है। और अब काफी ध्यान से देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि ये आदमी तो सावचैन से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। और अब स्काईलॉर्ड स्वॉर्ड सेट के मास्टर से कहता है कि तुम्हारा हो गया। और फिर स्काईलॉर्ड कहता है कि ठीक है, अब मेरी बारी है। और अब इतना कहते ही स्काईलॉर्ड सीधे स्वॉर्ड सेट के मास्टर की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड सेट का एल्डर अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन फिर भी वो स्काईलॉर्ड को नहीं हरा पाता। और अब स्काईलॉर्ड स्वॉर्ड सेट के एल्डर से कहता है कि तुम्हें जितनी भी शक्तियां दिखानी थी तुम दिखा चुके हो, और अब मेरी बारी है। और ये कहते ही स्काईलॉर्ड स्वॉर्ड सेट के एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और अब स्वॉर्ड सेट का एल्डर जैसे ही देखता है कि स्काईलॉर्ड उसके ऊपर हमला करने वाला है, वो सीधा अपने चीफ को कहता है कि आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, मुझे बचाइए। और तभी हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड इससे पहले कि स्वॉर्ड सेट के एल्डर को मार पाता, वहाँ पर एक और स्वॉर्ड आ जाती है और वो स्वॉर्ड जाके स्काईलॉर्ड को लग जाती है। और अब उस स्वॉर्ड के लगने से स्काईलॉर्ड भी थोड़ी दूर में जाके गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्वॉर्ड सेट के चीफ भी आ जाते हैं। और फिर वो आते ही कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं थोड़ा लेट हो गया। जिस पर स्वॉर्ड सेट का मास्टर कहता है कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, अब चलो जल्दी से इसे खत्म कर दो। और अब चीफ स्काईलॉर्ड की ओर देखते हुए सोचने लगते हैं कि मेरे ख्याल से मेरे अटैक के कारण ये लड़का बहुत ही ज्यादा घायल हो गया है, लेकिन मैंने जो अटैक किया था उसे हर कोई इतनी आसानी से सहन नहीं कर सकता। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये लड़का अभी तक मरा नहीं है और ये अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया है। और अब हम देखते हैं स्काईलॉर्ड फिर से किसी तरह खड़ा हो जाता है और उसके कंधे पे बहुत ही बुरी चोट लग जाती है। और फिर वो उस एल्डर की ओर देखते हुए कहता है
कि अच्छा तो ये आदमी कॉम्बिनेशन रिलम के दूसरे लेवल पे है। और अब स्काईलॉर्ड अपने मन के भीतर चला जाता है और अपने थियोरजी पावर से बात करता है और कहता है कि मेरे ख्याल से इस आदमी के अटैक स्पेस और डार्क एलिमेंट के पावर से कंबाइन होकर बना है। और फिर हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड का थियोरजी पावर से कंधे पे लगे चोट को फिर से न्यूट्रलाइज कर रहा होता है और अब स्काईलॉर्ड फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और फिर वो चीफ कहता है कि वाह ये लड़का तो फिर से खड़ा हो गया। और अब चीफ स्काईलॉर्ड से कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा दूसरा अटैक तुम्हें खत्म जरूर कर देगा। और अब इतना कहते ही चीफ अपना दूसरा अटैक स्काईलॉर्ड के ऊपर कर देता है जिसका नाम स्पेस डायरेक्शन होता है। और अब स्काईलॉर्ड भी उसके अटैक को काउंटर करते हुए अपना स्काई रोर वाली स्किल का यूज करता है। और अब इन दोनों के इतने पावरफुल अटैक्स टकराने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी गिरने लगती है जिसके कारण लोगों का देखना भी मुश्किल हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि उन अटैक से टकराने के बाद स्काईलॉर्ड ही पीछे घिसक जाता है। और अब चीफ उससे कहता है कि अच्छा तो तुम अभी कॉम्बिनेशन रिलम पे पहुंचे हो और अब मैं पूरी तरह से समझ गया कि तुम इतने एरोगेंट क्यों हो। और अब ये सुनने के बाद शॉर्ट सेट का मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो कहता है कि अच्छा तो इसी के कारण ये मेरे सारे अटैक्स को झेल पा रहा था। और अब शॉर्ट सेट का मास्टर हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम अभी कॉम्बिनेशन रिलम पे पहुंचे हो। और फिर वो स्काईलॉर्ड से कहते हैं कि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम्हारे सामने जो चीफ खड़े हैं वो आज से कई साल पहले ही कॉम्बिनेशन रिलम को रीच कर चुके थे और उनके पास तुम्हारे जैसे नमूने से निपटने के लिए कई सालों का अनुभव भी है। और अब स्काईलॉर्ड अपने हाथों को झाड़ता हुआ कहता है कि हाँ अब ये इंटरेस्टिंग है। और अब स्काईलॉर्ड भी सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से बस मैं स्काई रोर की हेल्प से नहीं जीत पाऊंगा। और फिर वो कहता है कि मेरे ख्याल से मैंने और कोई भी पावरफुल स्किल की प्रैक्टिस नहीं की है जो इस आदमी को हरा सके। तो अब मेरे ख्याल से समय आ गया है मेरे सुप्रीम लॉर्ड वाली पावर्स को वापस बुलाने का। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड के चारों ओर बहुत सी एनर्जी फील्ड घूमने लगती है। और अब स्काईलॉर्ड एक भारी आवाज में कहता है कि यहाँ पर अब जो होने वाला है उस चीज को तुम लोग बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि सबको अपनी लाइफ में ये मौका नहीं मिलता कि वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर सके। और अब हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। और फिर वो कहता है कि मैं यानी कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, सबको पता है कि सारे लॉर्ड्स में सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ और मैं अपने सबसे इजीएस्ट पाल्म मूव का यूज करता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड के इतना कहते ही जहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड खड़ा था वहाँ पर बहुत सारी पिंक कलर की फायर जलने लगती है। और अब ऐसा लगता है कि शाओ चैन के बॉडी में सुप्रीम लॉर्ड की भी सारी स्किल और पावर आ गई है। और अब वो चीफ एल्डर कहता है कि हाँ हमने बहुत सारी चीजें महसूस कर ली है, अब चलो इसको खत्म करते हैं। और ये कहते ही वो शाओ चैन के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड अपने फिजिकल पावर की मदद से उनके सारे स्वॉर्ड को तोड़ देते हैं। और फिर वो कहता है कि एक फिजिकल कल्टीवेटर ही इस तरह की स्पिरिचुअल पावर का सामना कर सकता है। और अब ये देखने के बाद वो चीफ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम एक फिजिकल कल्टीवेटर हो। और अब ये कहकर वो चीफ बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो एक नंबर के स्टूपिड हो, क्या तुम्हें तब से इस बात का घमंड था कि तुम एक फिजिकल कल्टीवेटर हो। और फिर वो आगे सुप्रीम लॉर्ड से कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी ये फिजिकल कल्टीवेटिंग किसी और के ऊपर चल भी सकती थी लेकिन मेरे ऊपर तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी क्योंकि फिजिकल अटैक सिर्फ बॉडी को चोट पहुंचाते हैं ना कि थियोरजी को। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर कॉम्बिनेशन रिलम का वॉरियर क्या कर सकता है। और अब इतना कहते ही वो चीफ सीधे सुप्रीम लॉर्ड के पीछे आ जाता है। और अब सुप्रीम लॉर्ड भी अपने पैरों से उनके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन वो आदमी एक शील्ड बना के अपने आप को बचा लेता है। फिर वो सुप्रीम लॉर्ड से कहता है कि मेरी नेचुरल थियोरजी एयर है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक ना ये मेरी केवल डिफेंस में काम आती है बल्कि एक बहुत ही घातक अटैक करने के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। और फिर वो सुप्रीम लॉर्ड को एक घुसा मारते हुए कहता है कि मैं कॉम्बिनेशन रिलम पे पहुंचने के लिए जिस लॉ का पालन किया था वो स्पेस था। और इसके बाद वो फिर से टेलीपोर्ट होकर सुप्रीम लॉर्ड के पीछे चला जाता है और उसे अपने पाल्म से एक और अटैक कर देता है। और फिर वो सुप्रीम लॉर्ड से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये पावर मेरी थियोरजी के साथ एकदम परफेक्ट मैच करती है और इसी की मदद से मैं स्पेस में कहीं भी और कभी भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। और फिर वो चीफ हंसते हुए कहता है कि जब तक तुम मर नहीं जाते मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही खेलता रहूंगा। और अब हम देखते हैं कि वो चीफ अलग अलग जगह से टेलीपोर्ट होकर सुप्रीम लॉर्ड को बस पीटते ही जा रहा था। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड को पीटते हुए कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम एक बहुत ही अच्छे फिजिकल कल्टीवेटर हो गए, तभी तो तुम्हें मारने में मुझे इतना मजा आ रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ कि तुम मुझे फेस कर रहे हो। और अब शॉर्ट सेट का मास्टर हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ स्काईलॉर्ड, तुम्हारी सारी घमंड निकल गई। और अब स्काईलॉर्ड को ऐसे पिटता देखकर ब्लू क्लाउड सेट के चीफ और मास्टर को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सेट के चीफ बस एक खिलौने की तरह स्काईलॉर्ड को इधर उधर से टेलीपोर्ट होकर मार रहे थे। और अब स्काईलॉर्ड को काफी ज्यादा पीट लेने के बाद वो चीफ उससे पूछता है कि स्काईलॉर्ड क्या हुआ, तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे, क्या तुम एक पावरफुल फिजिकल कल्टीवेटर नहीं हो। और अब काफी ज्यादा मार खाने के बाद स्काईलॉर्ड फिर से खड़ा होता है। और अब हम देखते हैं कि वो चीफ अर्थ लेवल क्लास 8 की स्किल को यूज कर रहे होते हैं जिसके कारण आसमान में एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से बहुत से डीमन बीस्ट आ जाते हैं। और अब इस मूव को देखने के बाद डिक्सीलिंग कहता है कि ये मूव तो ब्लैक पावर्स को कंज्यूम कर रहा है। और अब शॉर्ट सेट के डिसाइपल कहते हैं कि हमारे चीफ तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनकी पावर थियोरजी और ब्लैक स्पेल से मिलकर बनी है और स्काईलॉर्ड के पास तो बस फिस्ट और किक्स हैं, तो क्या इस बार स्काईलॉर्ड इस अटैक से बच पाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे इविल डीमन से एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सेट का चीफ कहता है कि बच्चे मेरा तुमसे मन भर गया इसलिए अब तुम मरोगे। और फिर वो हंसते हुए उस स्वॉर्ड को सीधे स्काईलॉर्ड के ऊपर गिरा देते हैं और वो स्वॉर्ड भी जाके सीधे स्काईलॉर्ड के ऊपर गिर जाता है और थोड़ी देर के लिए माहौल एकदम से शांत हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्वॉर्ड के ऊपर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी स्ट्राइक गिरती है जिसके कारण वो स्वॉर्ड एकदम चकनाचूर हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड ने बहुत ही आइकॉनिक तरीके से उस अटैक को बस अपनी 2 उंगलियों से ही एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर स्काईलॉर्ड उस चीफ से कहता है कि ओल्ड मैन, तुम्हारे पास सच में बहुत सी मिस्टीरियस पावर मौजूद है लेकिन तुम्हारे ये जादू टोना वाले अटैक मेरे सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी तुम एक कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर हो और तुम्हें तो इस वर्ल्ड के लॉ के बारे में पता होगा ही, तो क्या तुमने उन लॉज को फॉलो किया था। और फिर स्काईलॉर्ड कहता है
कि ओल्ड मैन, मैंने तुम्हें इतना मौका दिया कि तुम मुझे मार पाओ, लेकिन तब तुम मुझे हल्के में लेते हुए बस अपने बच्चों वाले अटैक्स को करे जा रहे थे। और अब वो एल्डर अपने दांत पीसते हुए कहता है कि तुमने थंडर स्ट्राइक की भी प्रैक्टिस की है, जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि हाँ, वो मैं थोड़ा लकी था जो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता था और मेरी डेस्टिनी थ्योरी इन थंडर पावर्स को भी कंज्यूम कर पाई, वरना बस मैं अपने बॉडी टेम्परिंग मंत्रा की मदद से इसके सामने उस अटैक से तो नहीं बच पाता। और अब ब्लू क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल स्काईलॉर्ड की जय जयकारा करने लगते हैं। और अब स्काईलॉर्ड की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर देखने के बाद डिक्सलिंग भी कहते हैं कि मान गया आपको सीनियर, कोई लॉर्ड ही इस तरह के अटैक्स को डिफेंस कर सकता है। और अब हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेक्ट का चीफ और मास्टर आपस में बात कर रहा होता है, जिस पर चीफ कहता है कि भले ये लड़का अभी अभी कॉम्बिनेशन रिलम में पहुंचा हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस लड़के ने मेरे 8 क्लास के आइकॉनिक मूव को बहुत ही आसानी से झेल लिया और ये स्टील अभी भी खड़ा है बिना कोई दिक्कत के। तब स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर कहता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए। तब चीफ उसे प्लान बताने लगता है और कहता है कि मैं सारे एल्डर के साथ मिलकर स्काईलॉर्ड के ऊपर हमला करूंगा और उसे चारों तरफ से घेरे रखूंगा और आप मौका देखते ही पीछे से एल्डर ली के बनाए हुए न्यूली पोजीशन से उसके ऊपर अटैक कर देंगे, जिस पर स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर भी चीफ की बातों पे हामी भरते हुए कहता है कि ठीक है, चलिए इसे करके देखते हैं। और अब सुप्रीम लॉर्ड भी दूर से ही उन सब की बातों को सुन लेता है और कहता है कि अच्छा, तो इनका प्लान ये है। और फिर वो अपने पास्ट को याद करते हुए कहते हैं कि जब मैं फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड था और जब मैं इस वर्ल्ड को डोमिनेट करके इसके ऊपर राज किया करता था, और तब मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी और एक से एक एनिमी को देखा था, और वो भले ही मेरे जितना पावरफुल नहीं थे, लेकिन वो जीतने के लिए कभी भी इस तरह की चीप हरकतों को नहीं किया करते थे। तो अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस जनरेशन के बाद और जितने भी जनरेशन आए हैं वो सारे वर्स्ट हैं। और तभी हम देखते हैं कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए चीफ स्काईलॉर्ड के सामने आते हैं और कहते हैं कि चलो फिर से लड़ते हैं, जिस पर स्काईलॉर्ड भी अपने पंच को कसते हुए कहता है कि ठीक है, चलो शुरू किया जाए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।